नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको दिख रहा होगा भौतिक विज्ञान। पूरा भौतिक विज्ञान मैं इस वन शॉट वीडियो में कराने वाला हूँ। कितने चैप्टर हैं मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये सब चीज़ें पूरा आपको दिख रही है स्क्रीन पे। उसके बाद तरंग और प्रकाश, ऊष्मा, गति, उस गति, बल, ऊर्जा, सभी चैप्टर लगभग इसमें कितने 15 चैप्टर इस वीडियो में शामिल किए जाएंगे। प्यारे साथियों, पूरा वीडियो आपको ध्यानपूर्वक देखना। देखिए मैं कुछ आपको दिखा भी दे कितना रंगीन और चीज़ें टू द पॉइंट आपको मिलेंगी। देखिए टू द पॉइंट आपको मिलने वाली है, बस आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला सेशन है वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरण के बारे में बात करेंगे। पहला वैज्ञानिक यंत्र है ऑडियोमीटर। इस यंत्र द्वारा जो है ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है तो आप बताओगे ऑडियोमीटर के द्वारा। जबकि एनीमोमीटर के द्वारा जो है क्या नापा जाता है तो वायु की गति किसके द्वारा तो आप बताओ एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। जबकि आमीटर के द्वारा जो है विद्युत धारा, ये तो मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन, इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अमीटर, इस आमीटर लिखा लेकिन वैसे अमीटर ही होता है। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है, इसको आपको इंपॉर्टेंट सा लिख लेना है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, देखिए वाह और वाह दोनों को रिलेट कर सकते हैं बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। जबकि क्रोनोमीटर से जलयानों में सही समय का पता लगाया जाता है क्रोनोमीटर के द्वारा। जबकि क्रेस्कोग्राफ द्वारा जो है पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ से क्या मापते हैं पौधों की वृद्धि मापते हैं। चलते हैं फायदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है किससे फायदोमीटर से। और वहीं जीएम काउंटर या गीगर मूलर काउंटर से क्या नापा जाता है विकिरण नापा जाता है। रेडियो एक्टिव विकिरण किसके द्वारा या रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण या रेडिएशन को किसके द्वारा मापा जाता है तो जीएम काउंटर से मापा जाता है। अब बात करते हैं हाइड्रोमीटर से द्रव में आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा तो हाइड्रोमीटर से। जबकि हाइग्रोमीटर से क्या है आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता किसके तो हाइग्रोमीटर से। दोनों में अंतर कर लेना है। जब भी ग्रो शब्द रहेगा तो आर्द्रता याद कर लेना है। ड्रो शब्द रहेगा, ड्रो मतलब ही जल होता है, तो द्रव या जल का जो। अब बात करते हैं लैक्टोमीटर से क्या है दूध की शुद्धता किसके द्वारा तो लैक्टोमीटर से। वही मैनोमीटर से गैसों के दाब को मैनोमीटर से नापा जाता है। गैस की दाब को किसको मैनोमीटर से। और एनीमोमीटर से वायु की दाब को नापा जाता है, अभी चर्चा हो चुकी है। पेरिस्कोप से पनडुब्बी में उपयुक्त होता है। इसकी सहायता समुद्र की सतह पे किसके द्वारा देखा जाता है पनडुब्बी से तो आप बताओगे पेरिस्कोप से। पास से पेरिस्कोप, पास से पनडुब्बी, आपको रिलेट करते रहें, आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब बात करते हैं पायरोमीटर से उच्च ताप का मापन पायरोमीटर से। रेन गेज से वर्षा का मापन किया जाता है। वहीं सिस्मोग्राफ से या सिस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता। और किस स्केल पे तो रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। इस फैग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब मापा जाता है, यानी बीपी वाली मशीन किसका क्या कहते हैं तो स्फैग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। वही सोनार से क्या समुद्र में छुपी हुई वस्तुओं को किसके द्वारा तो सोनार से। ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जाता है, यानी कि उपचाई तथा अपचाई किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है प्रमुख चिकित्सकीय उपकरण एवं विधियां, इसकी चर्चा करते हैं। पेस मेकर से जो है क्या नियमित किया जाता है तो बताओगे हृदय को नियंत्रित किया जाता है। और स्पंदन तथा धमनियों में रक्त को प्रवाहित किसके द्वारा करता है तो पेस मेकर एक कृत्रिम हृदय का कार्य करता है। अब बात करते हैं हृदय का कार्य क्या है रक्त को पंप करना है। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी सी जहां कार्डियो रहे वहां पर हृदय ही होगा। हृदय संबंधित बीमारियों को पता किसके लगाया जाता है तो बताओगे कार्डियोग्राफ से। जबकि ईईजी रहेगा इन इलेक्ट्रोइंसेफेलो यहाँ पर फोन इंसेफेलो ग्राफ या ग्राम रहेगा तो हम मस्तिष्क संबंधी बीमारियों को पता है ईईजी से लगाया जाता है। ऑटो एनालाइजर ग्लूकोज एरिया यूरिया कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच किससे की जाती है तो ऑटो एनालाइजर के द्वारा। देखिए चिकित्सकीय यंत्र आपको ध्यान पूर्वक देख लेना है यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो, और अन्यथा ये अन्य आपके जो है दैनिक लाइफ में भी इसका प्रयोग होगा। सिटी स्कैन द्वारा जो है संपूर्ण शरीर के किसी विभाग को असमानता का पता लगाया जाता है। और बायोप्सी से जो है कैंसर की जांच की जाती है। बायोप्सी से किसका कैंसर की जांच किसकी की जाती है तो बायोप्सी के द्वारा जो है कैंसर का जांच किया जाता है। एलिजा टेस्ट से किसका तो एलिजा टेस्ट से यड्स का परीक्षण किया जाता है। जबकि ऑटोप्सी से जो है जांच या पोस्टमार्टम को क्या कहा जाता है ऑटोप्सी। मृत शरीर की जांच या पोस्टमार्टम को क्या कहता है ऑटोप्सी कहा जाता है। ट्यूबेक्टॉमी स्त्री की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी, जैसे ट्यूब होता है फैलोपियन ट्यूब तो फैलोपियन ट्यूब
से ट्यूब से याद के ट्यूबेक्टोमी, और जो है पुरुष के उस नस को बोलते हैं बैस नस, तो उसे बैक्सोटोमी, पुरुष नसबंदी को बैक्सोटोमी। तो इसको आप दोनों को इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आप कर पाएँ। ऊर्जा को परिवर्तित करने वाले यंत्र, ये क्वेश्चन तो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत सेल में क्या होता है, आप देखें रसायन भरा होता है, तो रासायनिक ऊर्जा आप देखो, और उससे क्या बल्ब जलता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, आप बताओ। सौर ऊर्जा के प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसको याद करना बहुत आसान होता है। डायनमो आप जानते हैं, डायनमो यही जनरेटर होता है। यांत्रिक, डायनमो क्या यंत्र है, यांत्रिक को क्या है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब बात करते हैं माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को, माइक्रोफोन क्या है, ध्वनि ऊर्जा को, ये यही ईयरफोन की बात है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी कि मोबाइल में लेके जाता है। वही मोटर क्या है, विद्युत मोटर क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। पानी, जैसे मोटर विद्युत से चलता है और उनको पानी देता है, यंत्र का कार्य करता है। सितार को, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इंजन क्या है, ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जबकि लाउड स्पीकर क्या है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं, भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में बात करते हैं, या विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में आते हैं। देखिए एंथ्रोपोलॉजी में है मानव प्रजातियों का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। जबकि बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी, विभिन्न ग्रहों के मानव जीवन का प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं एरोनॉटिक्स, वायुयान संबंधी सभी तथ्यों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एरोनॉटिक्स कहलाता है। जबकि इकोस्टिक कहते हैं, ध्वनि संबंधित विज्ञान को क्या बोलते हैं, इकोस्टिक। जबकि एरोनॉटिक्स क्या, वायुयान संबंधी तथ्यों को आकलन करने को एरोनॉटिक्स कहा जाता है। जबकि सिरेमिक्स, चीनी मिट्टी के बर्तन का निर्माण को सिरेमिक्स कहा जाता है। या सिरेमिक्स, चीनी मिट्टी से क्या जो बर्तन बनाए जाते हैं, इन सबको क्या कहा जाता है, सिरेमिक्स। कीमोथेरेपी, रासायनिक यौगिकों से कैंसर जैसे रोगों को उपचार किया जाता है, कीमोथेरेपी कहलाता है। जबकि क्रायोजेनिक्स क्या, निम्न ताप वाले वस्तुओं में गुणों के परिघटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, क्रायोजेनिक मतलब निम्न ताप वाले वस्तुओं या गुणों को परिघटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, क्रायोजेनिक्स कहलाता है। अब यक्स बायोलॉजी क्या है, पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन क्या है, यक्स बायोलॉजी कहलाता है। जबकि एस्थेटिक्स क्या, सौंदर्य शास्त्र के अध्ययन को एस्थेटिक्स कहा जाता है। देखिए ये चीज सौंदर्य शास्त्र और क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। इथोलॉजी, जंतु के व्यवहारों का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। जबकि इपिग्राफी क्या, शिलालेख संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं, इपिग्राफी। जबकि जेनेटिक, जीवों के वंश परंपरा का अध्ययन जो है जेनेटिक्स कहलाता है। हाइड्रोपैथी क्या है, जल से रोगों की चिकित्सा, हाइजीन क्या है, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विज्ञान, आप बताओगे हाइजीन कहलाता है। जबकि होलोग्राफी क्या कहलाता है, होलोग्राफी लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि क्या है, लेजर पुंज विधि है। आप बताओगे होरोलॉजी क्या है, समय मापने संबंधी विज्ञान को होरोलॉजी। जबकि हिस्टोलॉजी क्या, ऊतक के बारे में अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये सेशन वास्तव में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा, लेकिन पूरा सेशन आप देख के जाएं। हीलियोथेरेपी क्या है, सूर्य की किरणों को रोग उपचार करना क्या, हीलियोथेरेपी। जबकि माइकोलॉजी क्या है, तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। और मेट्रोलॉजी क्या है, तो मेट्रोलॉजी आप बताओगे, माप विज्ञान को मेट्रोलॉजी कहा जाता है, माप विज्ञान को मेट्रोलॉजी। जबकि नुमिस्मैटिक्स किसे कहते हैं, तो सिक्कों के अध्ययन को नुमिस्मैटिक्स कहा जाता है, सिक्कों का अध्ययन को नुमिस्मैटिक्स। ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन, ओडोंटो। देखो डंटो और दांतों याद कर सकते हैं। आर्थोपेडिक्स क्या है, विकलांगता का अध्ययन। पोमोलॉजी मीन्स होता है फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। वही पेडोगॉजी क्या है, अध्यापन कला का अध्ययन, अध्यापन कला का। देखिए पेडोगॉजी, आप जो टेट सीटेट की तैयारी करते हैं उनको पता होगा। फिलेटली क्या है, टिकट एकत्रित करने की प्रवृत्ति की कला को अध्ययन को कहता है फिलेटली कहा जाता है। जबकि फोनेटिक्स, स्वर ध्वनि के अध्ययन को फोनेटिक्स कहा जाता है। जबकि फाइकोलॉजी, सवालों के अध्ययन। और माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। और टेलीपैथी क्या है, मानसिक दूर संवेदन की प्रक्रिया का अध्ययन। वही वायरोलॉजी का मतलब होता है वायरस का अध्ययन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखिए हम 3 टॉपिक कर लिया है, वैज्ञानिक यंत्र और चिकित्सकीय उपकरण। अब विज्ञान की प्रमुख शाखा है, नेक्स्ट है हमारा प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से आविष्कार हैं। अब प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार कौन से, देखिए इंसुलिन का आविष्कार किसने, पैट्रिक ने किया। जबकि पहली बार जो हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। और हैजेक टीका का आविष्कार किसने, रॉबर्ट कोच ने किया। जबकि बात करते हैं आरएनए की खोज किसने किया, आर्थर बर्ग और जेम्स वाटसन ने किसके खोज किया था, बताओगे। आर्थर बर्ग ने। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया। वही पेंसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। वही रक्त प्रसंचरण खोज तंत्र की खोज किसने, आप बताओगे, विलियम हार्वे ने किया था। अब नेक्स्ट है आपको बहुत आसानी, हाथ से होम्योपैथिक, हाथ से हनीमैन आप याद कर सकते हैं, होम्योपैथिक और हनीमैन। अब बात है चेचक और जेनर। देखिए चे अजे
इन दोनों का मात्रा एक लगभग समान है। चेचक जेनर आप आसानी से याद कर सकते हैं। और वही टीबी की टीके खोज किसने, आप बताओगे, कोच साहब ने किया था। जबकि हाइड्रोफोबिया यानी रेबीज की खोज लुई पास्चर ने किया था। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने और विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने किया था। जबकि विटामिन सी की खोज जो है यूजोक्स हॉलकट ने। विटामिन डी की खोज किसने, हॉपकिंस ने किया था। बैक्टीरिया की खोज किसने, आप बताओगे, बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने। पोलियो की खोज क्या है, जॉन सॉल्क ने। और पोलियो ड्रॉप की खोज आप बताओगे एल्बर्ट सेबिन ने किया था। गर्भ निरोधक गोलियों की खोज आप बताओगे पिनकस ने गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किया था। बीसीजी टीके की खोज यूरिन कालमेट ने जो बीसीजी के टीके की खोज किया था। तो बेरी बेरी की चिकित्सा का आइजैक मैन ने। मलेरिया की चिकित्सा का बताओ रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की चिकित्सा का खोज किया था। जेनेटिक कोड का हरविंद खुराना ने। अब देखिए वीडियो को एक बार में नहीं 2 बार से 3 बार देख लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं डीडीटी का खोज पाल मुलर ने किया था। जबकि एस्पिरिन की खोज ड्रेसर ने। प्रमाण भट्टी की खोज किसने, एर्निको फर्निम ने किया था। जबकि एरोप्लेन की खोज या वायुयान की खोज राइट बंधु ने किया था। देखिए इसमें पूरा आपको करवाना है फिजिक्स, इसलिए थोड़ा सा स्पीड फास्ट रहेगी। बाइसिकल या साइकिल की खोज मैकमिलन ने किया था। जबकि कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बैबेज ने। बायोमीटर की खोज किसने, टोरिसेली ने। कंप्यूटर की खोज जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की आप बताओ कि ब्रैंड इकर्ट मेनुली ने किया था। जबकि प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने, गुटेनबर्ग ने किया था। अब बात करते हैं रडार की खोज किसने किया, टेलर और यंग ने। जबकि सेफ्टी लैम्प की खोज हैम्फ्री डेवी ने। टेलीविजन की खोज जॉन लोगीबियर्ड ने। लिफ्ट की खोज एलिजा ग्रेविस ओटिस ने किया था। जब नेक्स्ट है रेखा गणित की स्थापना किसने किया था, तो बताओ यूक्लिड ने रेखा गणित की स्थापना किया। टेलीस्कोप की स्थापना गैलीलियो ने। रिवाल्वर की स्थापना कोल्ट ने। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की स्थापना जो है किसने, आप बताओगे, आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। ई बराबर MC स्क्वायर आपने जाना होगा। अंधों को लिखने की लिपि को किसने, ब्रेल लिपि को किसने, तो बताओ ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल ने। जबकि गुरुत्वाकर्षण या गति का नियम न्यूटन ने। लॉगरिथम्स का नियम जॉन नेपियर ने। क्रैस्कोग्राफ का JC बोस ने खोज किया था। अब सिलाई मशीन का आविष्कार इलियास हो ने किया था। सिलाई मशीन का आविष्कार आप बताओगे इलियास हो ने। अब महत्वपूर्ण कृषि संबंधी अनुसंधान संस्थान को देखने वाले हैं, बस बने रहें। इंडियन एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर, आप बताओ, नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च जो है यानी कि दाल रिसर्च सेंटर कहाँ, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। जबकि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में है। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट आप बताओ तमिलनाडु में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च पार्क आप नेशनल इंस्टीट्यूट आप बताओगे लखनऊ में। जबकि नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है। और इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ, तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। सेंट्रल एरिज जोन रिसर्च सेंटर कहाँ पर, तो बताओगे जोधपुर में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर मैसूर में है। अब बात करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कहाँ, तो कोचीन में है। पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ पर, आलू रिसर्च सेंटर आप बताओ शिमला में है। सेंट्रल राइस यानी चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ, तो कटक उड़ीसा में है। टोबैको ने तंबाकू रिसर्च सेंटर कहाँ, तो आप बताओगे राजमुंदरी में है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 4 कंप्लीट करते हैं। अब हमारा मापन और मेजरमेंट की बात करेंगे। मापन और मेजरमेंट, उसी को मेजरमेंट। अब बात करते हैं वह भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होती है, दिशा नहीं होती, वह क्या कहलाती, अदिश राशियाँ। जैसे समय, द्रव्यमान, दूरी, विद्युत धारा, चाल, ये सभी क्या हैं, आप बताओगे अदिश राशियाँ हैं। अब बात करते हैं वह राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की ही आवश्यकता होती है, वह क्या होती है, सदिश राशियाँ होती हैं। जैसे वेग, इसके इन सब में बा जो है कॉमन है। जिनमें बा आपको दिख रहा है ज़्यादा ज़्यादा, वो सब क्या होती हैं, बा या वह सभी क्या होती हैं, आप बताओ सदिश राशियाँ होती हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर लिखा भी वो है। और मूल मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र होते, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर और केल्विन आदि। अब देखते हैं मूल मात्रकों की चर्चा। मूल मात्रकों की संख्या कितनी, आप बताओगे 7 है। मूल राशियाँ भी 7 है, उनके मात्रक भी 7 है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। समय का सेकंड लगभग सभी जानते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर अभी मैं चर्चा ही कर चुका हूँ। और ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। ताप का मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला। और पदार्थ की मात्रा क्या होता है, मोल। तो ये सब कितने, अब बताओ 7 मूल राशियां हैं तथा 7 मूल मात्रक भी हैं। अब आगे चर्चा करते हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो 1 प्रकाश वर्ष कहलाता है। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का अरबवां भाग है। कितना, अरबवां भाग होता है। 1 नैनोमीटर में 10 के घात -7 सेंटीमीटर होते हैं।
और यदि मीटर में कहा जाए तो 10 के घात -9 मीटर होता है। रिक्टर पैमाने में भूकंप का तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। एक पारसे में 3.26 प्रकाश, इसमें इंपॉर्टेंट ही शामिल किया जा रहा है, बस परेशान ना हो, सब चीज़ें आपको मिलेंगी। अब बात करते हैं, देखिए मात्रक का नाम और भौतिक राशियां। देखिए दूरी, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, जबकि खगोलीय मात्रक क्या है, दूरी का मात्रक भी खगोलीय मात्रक भी दूरी का है। और पारसेक जो है दूरी की सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो बताओ पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तीनों मात्रक क्या है, तो बताओ दूरी है। खगोलीय दूरी या यहाँ पर खगोलीय दूरी किसका मात्रक, तो आप बताओ दूरी का ही मात्रक है, ये चीज़ें। अब बात करते हैं एंगस्ट्रॉन, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है, तो एंगस्ट्रॉन है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो बताओगे डेसिबल है। समुद्री दूरी का मात्रक क्या है, नॉटिकल मील है। समुद्री गति का मात्रक, देखिए देखिए दूरी का मात्रक तो नॉटिकल मील है, लेकिन गति का मात्रक क्या है, नॉट है। समुद्री गहराई का मात्रक क्या है, समुद्री गहराई मापने के लिए देखिए फायदा है, सब में अंतर है। और उसके बाद में देखिए तीनों को, नॉटिकल मील क्या है दूरी को, जबकि गति को जब मापा जाता है तो नॉट से, गहराई को मापा जाता है तो फायदम से। तीनों को एक साथ मिलकर आप तीनों को आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। डायोप्टर लेंस की क्षमता, पास्कल क्या है, दाब को मात्रक पास्कल होता है, जबकि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ल्यूमन जो है किसका, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, आप बताओगे ल्यूमन होता है। और वहीं बार जो है वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। ओम किसका, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जबकि मैक क्या है, पराध्वनिक गति को हम मैप में लाते हैं। जबकि कैलोरी किसका, उष्मा की मात्रा को कैलोरी कहा जाता है। जबकि कूलाम किसका, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। देखिए जबरदस्त सेशन आपके लिए है प्यारे साथियों। यदि इसमें जितने मात्रक हैं ये मल्टीपल टाइम रिपीटेड मात्रक हैं, आप इनको देख लेते हैं तो परमानेंटली आपकी चीज़ें जो कोई भी कंपटीशन में बैठते हैं तो आप पक्का करके आएंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कोई स्वर्ण की शुद्धता को किस में मापते हैं, तो कैरेट में। और अब तो हीरे की शुद्धता भी कैरेट में मापी जाती है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। वही बल का मात्रक क्या है, अब बताओ न्यूटन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्यारे साथियों। अब देखिए मापन मेजरमेंट के बाद हम जो है तरंग गति देखेंगे। तरंग देखिए छठवां चैप्टर पे हम सब कम समय में पहुंच चुके हैं। देखिए कितना मिनट, मात्र 17 मिनट में। अब तरंग गति यानी वेव मोशन के बाद चर्चा कर लेते हैं। यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव कौन कौन सी होती है ये देख लेते हैं। यांत्रिक तरंगे के प्रकार, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, तो क्या कहते हैं बताओ, यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। किसी भी माध्यम में तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है। तो इस प्रकार तरंगे जो है क्या कहलाती हैं, आप बताओगे, अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। क्या कहें, जब समांतर हो, कणों का भी सबको दिखा, कणों को कंपन करने की दिशा क्या हो, समांतर हो, उसे क्या बोलते हैं, आप बताओगे, अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जो है वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप की तरंगे और स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे क्या होती है, तो आप बताओ लंब कैसे होती है, तो आप बताओगे समांतर होती है। समांतर क्या, जो ऐसे एक चले तो एक ऐसे चले, या ऐसे। समांतर मतलब इस समान अंतर हो दो तरंगों के बीच। अब बात करते हैं, अब वही बात जो अनुप्रस्थ तरंगे कैसे चलती है, तो बताओ अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं ये लंबवत चलती हैं 90 डिग्री को। सितार की तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और प्रकाश तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे, जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। अब देखिए भी इन सब तरंगों को विस्तृत चर्चा करेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से, चाहे इसीलिए मैंने उधर अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को ज़्यादा नहीं जाना, बस थोड़ा थोड़ा। इनके संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, प्रकाश की गति से चलती हैं। कौन, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे प्रकाश की गति से चलती हैं, जैसे प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगे कितनी है, अब 7 तरंगे हैं, सातों चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। अब इनको चलने के लिए किसकी, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है अनुप्रस्थ तरंगों को। अब बात करते हैं, जैसे देखिए रात्रि दृष्टि उपकरण में औरक तरंगों का प्रयोग किया था। रात्रि दृष्टि यानी कि आप जानते हो सीसीटीवी में रात में देखने वाले सीसीटीवी में औरक तरंगे, इसी को इंफ्रारेड तरंगे भी कहा जाता है। आंतों के रोगों को निदान के लिए किसका प्रयोग किया था, बताओ एक्सरे, एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। किसी भी टूटी हड्डियों को पता लगाने के लिए भी जो है एक्सरे का प्रयोग, सिटी स्कैन करने के लिए एक्सरे का ही प्रयोग किया जाता है, एक्स किरणों का। क्रिस्टल की संरचना को जानने के लिए भी क्या होता है, एक्सरे का ही प्रयोग। क्रिस्टल क्या है, आप बताओ, किसी भी हीरे में दरार को पता लगाने के लिए भी एक्सरे का ही प्रयोग। ध्वनि तरंगे जो क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, 3 तरह की होती है। तीनों को चर्चा जैसे
20 से लेकर 20,000 तक तरंगे क्या होती हैं, श्रव्य तरंगे होती हैं। और यहाँ पर शुरू 0 से लेकर 20 तक क्या होती हैं, तो 0 से लेकर 20 तक अश्रव्य तरंगे, और 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के क्या होती है, श्रव्य तरंगे, और 20,000 से अधिक तक की क्या होती है, तो बताओ पराश्रव्य तरंगे होती हैं। 20,000 से अधिक जो तरंगे क्या होती है, तो अपराश्रव्य तरंगे होती हैं। और मनुष्य किसको श्रवता सुनने, मनुष्य यही 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है। ये चीज़ें याद करके रखना प्यारे साथियों। अब देखिए आगे मिल भी रहा है आपके सामने। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली को अश्रव्य तरंगे इंफ्रासोनिक वेग कहा जाता है, जबकि 20,000 से अधिक को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। तीनों को आपको याद करना। 20,000 से अधिक हर्ट्ज को लिखो क्या, पराश्रव्य, जबकि 20,000 से अधिक आवृत्ति की उत्कौन ध्वनि को पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सुन सकता है। अब पराश्रव्य तरंगे कौन कौन सुन सकता है। मनुष्य सिर्फ श्रव्य तरंगे सुन सकता है, जबकि जानवर कुत्ता बिल्ली और चमगादड़ जो है, कुत्ता बिल्ली और चमगादड़ कौन पराश्रव्य तरंगे सुन सकते हैं। ये चीजें देखो, नोट करते चलना है इसमें कौन कौन सुन सकता है। पराश्रव्य तरंगे संकेत भेजने, समुद्र की गहराई ज्ञात करने, गठिया रोग तथा मस्तिष्क के ट्यूमर को पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सोनार का प्रयोग पराश्रव्य तरंग का प्रयोग कर, सोनार में किसका, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी तथा घनत्व पर निर्भर करता है। ध्वनि की चाल किसके, माध्यम की प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी तथा डेंसिटी पर निर्भर करता है ध्वनि की चाल। और ध्वनि की चाल आपको बता दें मौसम की आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। जब ध्वनि के एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाती है, ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य क्या होती है, बदल जाती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या चाल तथा तरंग दैर्घ्य यानी वेव लेंथ बदल जाता है, जबकि आवृत्ति का कोई परिवर्तन नहीं होता। ये ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम से यानी कि विरल से सघन माध्यम से जाती है तो कोई प्रभाव किस पे, तो आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फ्रिक्वेंसी पर कोई प्रभाव नहीं होता। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे जल में वायु, हर जगह जो ध्वनि की चाल अलग होती है। एक पूर्णता क्षण में ध्वनि की वेग क्या होगी, आप बताओगे। दृढ़ क्षण में ध्वनि की वेग क्या होती है, अनंत होती है। ध्वनि की चाल का मान सबसे अधिक ध्वनि कहाँ चलती है, तो ठोस में। उसके बाद द्रव में सबसे कम ध्वनि कहाँ चलती है, तो गैसों में सबसे कम ध्वनि चलती है। ध्वनि का आगमन निर्वात में कभी भी नहीं होता। कहाँ नहीं ध्वनि चल सकता, बताओ, निर्वात में, यानी जहाँ वायु हो, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती, तो बताओ माध्यम की आवश्यकता होती है। ये अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है, माध्यम से चलती हैं। हल्की गैस ध्वनि की चाल भारी गैस से अधिक होता है। हल्की गैस में ध्वनि की चाल भारी गैस की तुलना में अधिक होता है, यानी कि गैसों में कहा जाए सबसे अधिक किसमें होता है, तो हल्की गैसों में सबसे तेज। आर्द्रता बढ़ने पर कम घनत्व के कारण ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ने पर जो है ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, क्योंकि आर्द्रता क्या है, कैरियर का काम करता है। ताप बढ़ने पर भी ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर 0.61 मीटर पर सेकंड की चाल से ध्वनि की चाल बढ़ती है। दाब पर ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब का ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये चीजें याद रखना। दाब का ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वायुयान की चाल मैक संख्या से मापा जाता है। जब किसी माध्यम में वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर होती है तो उसे मैक संख्या 1 होगा। क्या कहा जाता है, जब किसी माध्यम में वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर हो, जब ध्वनि की चाल के बराबर होती है तो उसे 1 मैक संख्या बराबर कहा जाता है। जब दोगुना होती है तो उसे 2 मैक संख्या 2 कहा जाता है। देखिए ये चीजें याद करके रखना है प्यारे साथियों। ध्वनि की चाल के बराबर जब होती है किसी वस्तु की चाल, ध्वनि की चाल, तो उसे मैक संख्या 1 कहा जाता है, जबकि दोगुना होती तो मैक संख्या 2 कहा जाता है। पराध्वनिक यानी कि मैक संख्या 1 से अधिक होती है। पराध्वनिक विमानों की गति क्या होती है, 1 मैक संख्या से अधिक होती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो अति पराध्वनिक कहलाती है। 5 से अधिक है तो अति पराध्वनिक कहलाती है। अब बात करते हैं तीव्रता, तारत्व और गुणता ध्वनियों की क्या है, आप बताओगे लक्षण है। तीव्रता, तारत्व और गुणता क्या है, तारत्व जान लेते हैं। ध्वनि की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी के कारण ध्वनि हमें धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है। इंटेंसिटी के कारण हमको ध्वनि क्या होती है, तेज तथा धीमी सुनाई पड़ती है। ध्वनि की तारत्व पिच के लक्षण के कारण ध्वनि मोटी या तीक्ष्ण सुनाई पड़ती है। किसके कारण, तारत्व के कारण ही हमें जो है महिला और पुरुष की आवाजों में अंतर कर पाते हैं कि महिला है कि पुरुष है। गुणता के कारण समान तीव्रता या समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर कर पाते हैं। आपने देखा ढोल बज रही होती है
और आप किस धुन पे बजाई होती है ये सब पता चल पाते। तो ये किसके कारण से होती है? गुणता के कारण होती है। ध्वनि की तारत तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। तारत तो किस पर आप बताओ? उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। एक चीज याद करके रखना है, मोटी ध्वनि का तारत तो कम, जबकि बारीक ध्वनि की तारत तो क्या होती है? अधिक होती है। प्रतिध्वनि या ध्वनि की परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों तक 1/10 सेकंड तक ही रहता है, यानी 0.1 सेकंड तक हमारे कानों तक कोई इको सुनाई देने के लिए स्रोत एवं परावर्तक सतह के बीच 16.6 मीटर या 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। सिनेमा हॉल की दीवार पर थर्माकोल का प्रयोग जो है रिवर्बेशन के बचाव के लिए, अनुरणन के लिए लगाया जाता है। आप देखो सिनेमा हॉल गए, पूरी आवाज इको न हो या अनुरणन के लिए जो है इसको लगाया जाता है। थर्माकोल पूरे दीवारों पे लगा दिया जाता है। आपने देखा होगा जब जितने लोग फिल्म हॉल में गए होंगे, पिक्चर हॉल में। संगीत के कारण खिड़की शीशे टूट जाते हैं, क्योंकि सैनिकों को एक ताल से परेड करने के पुल को टूटना अनुनाद के कारण जो होता है। अनुनाद के कारण ही जो है बहुत तेज ध्वनि से शीशे टूट जाते हैं और पुल टूट जाता है जब सैनिक जो है एक साथ कदम ताल करते हैं। रेडियो के कारण कार्य करने की पद्धति विद्युत चुंबकीय अनुनाद के द्वारा जो है कार्य करता है। दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि दूर तक सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि की अपवर्तन के कारण ध्वनि कम अपवर्तित होती है। बंद कमरों में ध्वनि सुनाई देने का कारण क्या है? तो ध्वनि के विवर्तन के कारण ही बंद कमरों में भी ध्वनि सुनाई पड़ती है। पास के रेडियो स्टेशन प्रसारण कभी कभी साफ न सुनाई दे तो बेन्यासी व्यतिकरण के कारण, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण जो है सुनाई नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं समुद्र में साइलेंस जोन के बारे में बात करते हैं। समुद्र में साइलेंस जोन नीरो क्षेत्र का होना विनाशी व्यतिकरण का ही कारण है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये चीज़ याद करें ना, किसके कारण समुद्र में आवाज़ जो है एकदम पता ही नहीं चलता। बोलो अब थोड़ी दूर पर रहे उसके कहो तो आवाज़ ही नहीं पता, विनाशी व्यतिकरण के कारण ही होती। अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसके खोजकर्ता, परिसर या उसका उपयोग। गामा तरंग की खोज किसने किया? तो बताओ हेनरी बैकरोल ने किया। इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी? 10 एंगस्ट्रॉन से 10⁴ एंगस्ट्रॉन से 1 एंगस्ट्रॉन तक होती है, जबकि एक्स किरणों का कितना? 1 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन तक होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, और इसमें ये जल्दी ज़्यादा नहीं पूछा जाता इसका कितने। परावैज्ञानिक किरणों की खोज किसने? रिटर ने किया, 100 एंगस्ट्रॉन से 4000 एंगस्ट्रॉन तक। अब इसमें एक चीज हमने नहीं देखा कि उपयोग देख लीजिए इसमें। अब बात करते हैं गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। और वहीं किरणों को चिकित्सकीय तथा औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं परावैज्ञानिक किरणों का प्रयोग के बाद में बात करते हैं अदृश्य लिखावट को देखने के लिए, अंगुली के निशानों को पता लगाने के लिए, नकली करेंसी का पता लगाने के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए। देखिए परावैज्ञानिक किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दृश्य किरणें यानी विजिबल रेज की खोज किसने? आप बताओगे दृश्य किरणों की खोज किसने किया? तो बताओगे न्यूटन ने। और 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉन इसका रेंज होता है। इसमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं दृष्टि में। अब बात करते हैं अवरक्त किरणों की खोज किसने किया? तो हर्शेल ने किया। आप बताओ रिमोट में कौन सी किरणें होती हैं टीवी के रिमोट में? तो हर्शेल अवरक्त किरणें होती हैं। आप बताएंगे कि सीसीटीवी में अवरक्त किरणों का ही प्रयोग। ये किरणें उसमें विकिरण हैं, ये जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ा देती हैं। इसका उपयोग कोहरे की फोटोग्राफी करने में, रोगियों की सफाई सेकाई करने में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। देखिए इन सबको जितना उपयोग है जान लेना है सबको। रेडियो तरंगे या हर्ट तरंगे, इसका हेनरी हर्ट ने खोज किया था। 10⁻7 एंगस्ट्रॉन से 10⁻10 एंगस्ट्रॉन तक रेडियो, टेलीविजन तथा टेलीफोन में इसका उपयोग किया जाता है। दीर्घ तरंगे मार्कोनी ने खोज किया था 10⁻10 एंगस्ट्रॉन से 10⁻14 एंगस्ट्रॉन तक। रेडियो तथा टेलीविजन में भी इसका उपयोग किया था। दोनों का रेडियो टेलीविजन में ही प्रयोग किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट अब हमने देखा तरंग गति। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रकाश है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है प्रकाश यानी लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन लाइट हुआ, ध्वनि हुआ, और उसमें इन 3 चैप्टर से बहुत ज़्यादा आते हैं। अब बात करते हैं स्वर
स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो, जैसे सूर्य हुआ। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? अब तरंग और कण दोनों के प्रकाश कैसी चलती? तरंग तथा कण के रूप में। तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो आप बताओगे हाइगन्स ने। जबकि कण सिद्धांत किसने दिया? तो बताओगे न्यूटन ने। अभी सबकी चर्चा होगी विस्तृत रूप से, बने रहे हमारे साथ। प्रकाश तरंगे किससे होती? ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कैसी? अब ये कैसे चलती है आप बताओ? लंबवत चलती हैं। प्रकाश चाल का सर्वप्रथम मापन किसने किया था? तो आप बताएंगे रोमन ने सबसे पहले। भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भी भिन्न, जैसे भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भी भिन्न होती है, उसी प्रकार प्रकाश की तरंग की चाल भी भिन्न होती है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्शन पर जो है निर्भर करती हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? देखिए ध्वनि की चाल निर्वात में नहीं चल सकती थी, लेकिन प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। अब कुछ दोष को देख लेते हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस। इस दोष से व्यक्ति नजदीक की वस्तुएं देख लेता है। देखिए दोस्त तो है निकट दृष्टि, लेकिन नजदीक की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं देख लेता, परंतु दूर की वस्तुएं नहीं देख सकता है। इसमें कौन सा लेंस लगता है? देखिए अवतल लेंस। इसकी फोकस कौन सा लेंस का प्रयोग? बताओ। कानकेव या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ निकट में 3 अक्षर, अवतल में 4 अक्षर होते, तो आप ऐसे। और वहीं दूर दृष्टि दोष में किसका? उत्तल। उत्तल को आप उत्तल याद कीजिए, तो 3 अक्षर, इसमें 2 होते, इसमें 3 अक्षर, तो उसमें 1 अक्षर बढ़ गया उसके लेंस में, और बीमारी में 2 अक्षर थे। तो ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं। दूर दृष्टि दोष इसे हाइपरमेट्रोपी यानी लॉन्ग साइटनेस के नाम से जाना जाता है। इस दृष्टि यानी दूर की वस्तुएं अच्छे से देख लेता है, परंतु नजदीक की वस्तुएं नहीं देख पाता है। इसके कारण उपयुक्त में से कौन सा? उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि यानी प्रेस बायोपिया किसे कहते हैं। इस दृष्टि से फिर दूर और नजदीक दोनों की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखलाई पड़ती हैं। इसके कारण इसमें द्वि फोकस यानी उत्तल अवतल दोनों का लेंस का प्रयोग किया था। जरा दृष्टि दोष मीन्स होता है बेटा, आप बताओ कि उत्तल अवतल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, और उसमें दूर और नजदीक दोनों की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। ऊपर अवतल लगता है और नीचे वाला लेंस जो होता है उत्तल लगता है। ऊपर क्या लगेगा? तो बताओ अवतल और नीचे वाले लेंस में कौन उत्तल लगता है? तो दोनों को आपको ये कंसीडर करना है कौन कौन सा लेंस लगता है। दृष्टि वैषम्य अबुंदुकता एस्टिग्मैटिज्म। व्यक्ति ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता, यानी ऊपर तथा नीचे की रेखाओं में। इसमें बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब तो लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। लेंस की क्षमता को किसमें मापते हैं? डायोप्टर से मापते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। क्या कहता है? लेंस की फोकस दूरी का उल्टा ही क्या कहलाता है? लेंस की क्षमता ही कहलाती है। इसका मात्रक क्या है बताओ? डायोप्टर। धूप के चश्मों की कितने डायोप्टर होती है? तो बताओ 0 डायोप्टर क्षमता होती है। उत्तल लेंस में धनात्मक, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक, जबकि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मकता में प्रदर्शित की जाती है। अब दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तल की क्या? धनात्मक, और अवतल की ऋणात्मक। अब बात करते हैं मिरर की यानी कि दर्पण की। उत्तल दर्पण का प्रयोग ड्राइवर के बगल में सड़क के परावर्तक लैंपों में प्रयोग किया जाता है। सड़क के परावर्तक लैंपों में भी किसका? आप बताओगे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और ड्राइवर के बगल में लगे शीशे जो गाड़ी में होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग जो है सोलर कुकर, आप सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों के हेडलाइट में सर्च लाइट दाढ़ी बनाने वाले में, और दाढ़ी बनाने में बड़ी फोकस दूरी की जरूरत होती है, इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सकीय कान नाक गले के डॉक्टर भी किसका? अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। वाहनों की हेडलाइटों में, परावलयिक दर्पणों में भी किसका प्रयोग किया था? तो आप बताओगे अवतल दर्पण का प्रयोग। समतल दर्पण की बात करते हैं, प्लेन मिरर जो हम सब शीशा देखते हैं वो वाली बात, और समतल दर्पण की बात कर रहा हूँ। एक तरफ जो होता है कलई की होता है, दूसरा तरफ कलई नहीं होता है। यदि 2 समतल दर्पण समांतर स्थित हो तो उनके बीच वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। ये चीज याद करके रखना है। समांतर रखी हो तो उनके बीच जो प्रतिबिंब बनेगा यानी इमेज बनेगा कि क्या होगी? कोई गिनती नहीं किया जा सकता है। ये चीज याद करके रखना है। यदि 2 समतल दर्पणों के लंबवत रखी जाए तो उनकी प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? अब इसको याद करने की तरीका कैसी है? तो 360 अपान कितना? 90 से भाग देंगे कितना? आरा 4। ये सम संख्या आता है तो 1 घटा देते हैं। कितने आप मतलब लंबवत मीन्स होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बन रहे हो तो 360 अपान क्या करोगे? 90 भाग दो कितना? 9 चौक 36। ये सम संख्या आता तो 1 घटा के ही उत्तर होता है, प्रतिबिंब संख्या आ जाती है। यदि विषम संख्या आता है तो वही उसका उत्तर होता है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितना? उसका व्यक्ति अपने
लंबाई के आधा का दर्पण रखेगा, अपने पूरे शरीर को देख सकता है। अब बात करते हैं समतल दर्पण में संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की आधी, यानी कि यदि व्यक्ति 10 फीट का है तो 5 फीट का जो है दर्पण चाहिए। अब बात करते हैं रंग और कलर के बारे में बात करते हैं। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला जो है इसमें प्राथमिक रंग होते हैं। प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग किस पे? तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ पर निर्भर करता है। सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है? लाल। और सबसे कम किसका होता है? तो बैगनी का होता है। जब प्रकाश लाल, हरा, नीला रंगों को समान अनुपात मिलाया जाता है तो आप बताओगे परिणामी रंग क्या होता है? सफेद होता है। प्रिज्म घूर्णन सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन, यानी सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होता है? तो बताओगे बैगनी रंग का ही होता है। सबसे अधिक बिखरता कौन है? तो बैगनी रंग। अपारदर्शी वस्तु का रंग बता, रंग के किसके कारण होता है? परावर्तित, जो रंग परावर्तित हो जाती है वही उसका रंग कलर होता है। हरे पत्तों पर लाल प्रकाश डाला जाता है तो कैसा दिखाई पड़ेगा? हरे पत्तों में आप इसको ट्राई मान लीजिएगा, काला ही दिखाई पड़ेगा। पीली वस्तु पर लाल प्रकाश डालने पर क्या कैसी दिखाएगी? तब भी काली ही दिखाई पड़ेगी। पीली पर लाल तब भी काली, और हरी पर लाल तब भी काली आपको दिखाई। इंद्रधनुष में कितने? 7 कलर होते हैं। इंद्रधनुष के किनारे में बैगनी तथा कि दोनों किनारे बैगनी तथा लाल होते हैं। दर्पण लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं। उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब सदैव, उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है? वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा बनता है। ये चीज याद करके रखना है। कैसा? वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण पर ये हमेशा इनका जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो सदैव ये चीज याद करके रखना। समतल दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु के बराबर, आभासी और पासर उल्टा। पासर मतलब होता है दाएं बाएं वाला उल्टा होता है। पासर उल्टा की बात कर रहा हूँ, दाएं का बाएं, बाएं का दाएं हो जाता है, इसे पासर उल्टा कहा जाता है। अब बात करते हैं अवतल दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण पर वस्तु को आवर्धित, आभासी, सीधा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी, आसी, जब भी आभासी बनेगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? सीधा ही बनेगा। ये चीज याद करके रखना है। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब सदैव आभासी बनेगा, सदैव आभासी। ये चीज याद कर, जब भी आभासी बनेगा तो सीधा ही बनेगा। ये चीज याद करके ना। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु के प्रकाशित केंद्र के फोकस के बीच बनता है। ये चीज याद करके ना। और कैसा हमेशा प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति पर बनता है। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं प्यारे साथियों। हीरे का चमकना, रेगिस्तान पर मृग मरीचिका का मिराज का बनना, ये सब जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ही संभव है। या ठंडे प्रदेशों में मरीचिका लूमिंग का बनना भी किसका कारण होता है? तो बताओगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। ऑप्टिकल फाइबर भी किसके? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। पेट के अंगों की जानकारी के लिए इंडोस्कोपी प्रयुक्त की जाती है तो इसका उत्तर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही होगा। अब बात करते हैं आसमान का नीला दिखाई देना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आसपास लाल दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही। जो लाल और हरा जो कुछ भी कहे तो आप बताओ प्रकीर्णन ही लगाओगे। अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई पड़ना, अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो बताओगे काला रंग, ये प्रकीर्णन के कारण ही होता है। चंद्रमा का आकाश, चंद्रमा से आकाश कैसा? तो बताओ काला ही दिखाई पड़ता है। बात करते हैं यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग जो है कैसा दिखाई पड़ता है? बताओगे काला ही दिखाई पड़ता है, पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो। जब प्रकाश के माध्यम एक दूसरे माध्यम में जाता है तो तीव्रता, वेग और तरंग दैर्ध्य परिवर्तित, तीनों परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन आवृत्ति कभी परिवर्तन नहीं होती। ये प्रकाश वाले आपने जो है तरंग वाले चैप्टर में देखा था। अब बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन संबंधी घटनाओं के बारे में। अपवर्तन संबंधी घटनाओं के बारे में, तारों का टिमटिमाना, ये छद्म घटना है। वास्तव में तारे क्या है? स्थिर हैं, लेकिन हमको टिमटिमाते दिखाई देते हैं। ये छद्म घटना है। जल में भरे पात्र में सिक्के का उठा हुआ दिखाई पड़ना, लेकिन वास्तव में सिक्का एकदम पेड़ी को पकड़ा रहता है। जहां पर भी छद्म बात हो वहां पर अपवर्तन ही होगा। जल में भरे पात्र में पड़ी छड़ी का टेढ़ा दिखाई पड़ना, ये भी क्या होगा? अपवर्तन ही होगा। जब तालाब कम गहरा दिखाई पड़ता है तो ये भी जो है, लेकिन गहरा जाता होता तो प्रकाश के अपवर्तन, यानी झूठी घटना आपको दिखाई पड़े। प्रिज्म से रंगों का विभाजन क्या है? अपवर्तन के कारण होता है। अब बात करते हैं मानव रेटिना में प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक तथा मानव रेटिना प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। क्योंकि मानव में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस का प्रतिबिंब कैसा बनता है? बताओ वास्तविक तथा उल्टा बनता है सदैव। आंखों से बाहर पड़ने वाले प्रकाश आयरिस द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा? आंखों प्रकाश कौन? आयरिस नियंत्रित करता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु की प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है कौन सा? तो बताओ दृष्टि पटल, ऐसे रेटिना पर जो है क्या बनता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बताओ रेटिना पर बनता है।
प्रकाश की धुरण पोलराइजेशन की घटना यह सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगे क्या हैं। आप बताओगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंगे कैसे? तो पोलराइजेशन की घटना ही दर्शाती हैं। ध्वनि में पोलराइजेशन नहीं होता है, ये चीज़ है। मोटर कारों में हेडलाइट का चकाचौंध को हटाने के लिए पोलराइड का प्रयोग किया था, यानी काले फिल्म का प्रयोग किया जाता है कि चकाचौंध ना हो। 3D फिल्म देखने के लिए किसका? पोलराइजेशन का ही प्रयोग किया था। आप देखो तो काला चश्मा दिया जाता है। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए जो है पार्थिव दूरदर्शन यानी टेरेस्ट्रियल किसका प्रयोग? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं प्रकाश की किसी अवरोध को किनारे से मोड़ने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। किनारे से मोड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। पनडुब्बी के अंदर बाहर की वस्तु को देखने के लिए किसका? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? आप बताओगे। प्रकाश भी हो गया, अब हो गया उष्मा। बने रहे 8 चैप्टर। हम कितना कम समय में, लगभग हो गया 40 मिनट में हमने 8 चैप्टर कंप्लीट किया। अभी हमारे कुल बस 16 बचे हैं। लगभग 1 घंटा 15 मिनट में हम कंप्लीट कर लेंगे। बस बने रहें आप। सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? समान होता है। केल्विन ताप पर एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन किसका? ताप का एसआई मात्रक आप बताओगे। केल्विन होता है। ये चीज़ें याद करके रखना है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये -40 पर केल्विन सेल्सियस तथा फारेनहाइट पर दोनों समान होता है। 100 सेल्सियस बराबर क्या? -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहा जाता है। इस तापमान पर पदार्थ की अणुओं की गति क्या हो जाती है? कोई भी अणु जो है गति नहीं कर सकता 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस पर। केल्विन व्यक्त तापमान को क्या कहा जाता है? परम ताप कहा जाता है। केल्विन के तापमान को क्या होता है? परम ताप कहा जाता है। और परम शून्य ताप 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहा जाता है। अब बात करें स्वस्थ मनुष्य के तापमान डिग्री सेल्सियस पर 37, केल्विन पे 310 और फारेनहाइट पे 98.6 डिग्री सेल्सियस। तीनों आपको रट के रखना है। मानव शरीर में तापमान किससे? डॉक्टरी थर्मामीटर से नापा जाता है। अब बात करते हैं केल्विन पैमाने पर परम शून्य ताप का मान क्या होता है? 0 केल्विन होता है। परम शून्य का मान देखिए, अभी चर्चा भी हो चुकी है। रंगीन कपड़े में ऊष्मा अधिक अवशोषित होती है, इसीलिए कहा जाता है रंगीन कपड़े गर्मियों के दिन में नहीं पहनना चाहिए। श्वेत कपड़े ऊष्मा का न्यूनतम अवशोषण करते हैं, इसलिए गर्मियों के दिन में कहा जाता है कि जो है सफेद कपड़े पहनना चाहिए जिससे कम गर्मी लगे। कोई पिंड ऊष्मा का अवशोषण करता है जब वह श्वेत तथा चिकना होता है, तो ऊष्मा का अवशोषण जो है करता है। अब बात करते हैं कम अवशोषण करता है, तो श्वेत और चिकना होगा तो कम अवशोषण करेगा। अब बात करते हैं श्वेत और चिकनी सतह पर खराब अवशोषक तथा अच्छी प्रवर्तक है। अवशोषित तो कम करती है, जो अवशोषित करेगा वो प्रवर्तक ज्यादा करेगा। ये चीजें अपोजिट कार्य करती हैं। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है तो वो काला और खुरदुरा वाली वस्तुएं जो होती है ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करती हैं। धूप से बचने के लिए छाते के ऊपर का रंग का संयोजन ऊपर उजला और नीचे काला होना चाहिए। ऊपर सफेद होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए? काला होना चाहिए। काली वस्तुएं अवशोषण क्षमता, उत्सर्जन क्षमता, अवशोषण और उत्सर्जन दोनों क्षमता क्या होती है बताओ? अधिक होती हैं। एक काली और खुरदरी वस्तुएं उसमें विकिरण का अच्छी अवशोषक है। काली और खुरदरी वस्तुएं क्या? उसमें ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा को ज्यादा सोखती हैं। और क्या है? बुरी परावर्तक यानी परावर्तित कम करती हैं, शोषण ज्यादा करती हैं यानी सोखती ज्यादा है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे परावर्तक होते हैं। यह नियम किसका है? तो किरचॉफ का नियम क्या बोलता है? अच्छे उत्सर्जक क्या होते हैं? अच्छे जो अच्छक उत्सर्जन करते हैं वही अच्छे क्या होते हैं? अवशोषक होते हैं। जो वस्तु पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण का पूर्णता अवशोषित कर लेती है क्या होती है? कृष्ण ब्लैक बॉडी क्या है? सभी विकिरण को क्या करती है? सोख लेती है। बादलों वाली रात स्वच्छ वाली रात की अपेक्षा काफी गर्म होती है क्योंकि बादल ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं तथा पृथ्वी से विकिरण की ऊर्जा को परावर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? परावर्तित करते हैं, अवशोषण नहीं करते हैं। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर का ऊष्मा बाहर जो है जाने से क्या है? कपड़े रोकते हैं क्योंकि हमारे शरीर का तापमान खुद 37 डिग्री सेल्सियस होता है परमानेंट। ऊष्मा संचरण हीट ट्रांसमिशन की विधियां कौन? चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा जो है ऊष्मा का देखिए ठोसों में संचालन किसके? तो कंडेंसेशन के द्वारा। एक ठोस दूसरे ठोस को गर्म करता है तो चालन विधि द्वारा। जबकि आप बताओ गैसों तथा द्रव गर्म होते किसके? संवहन के द्वारा जो है गैस तथा द्रव में जो है ऊष्मा का संवहन होता है। अब बात करें सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किसके? विकिरण प्रक्रिया के द्वारा आती है। जबकि जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 1 कैलोरी प्रति ग्राम होता है जल की विशिष्ट ऊष्मा।
सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा जल की ही होती है। अब बात करते हैं जल की विशिष्ट ऊष्मा सभी पदार्थों तथा द्रवों में सबसे अधिक होती है। किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? आप बताओ। जल की ही होती है। जलवाष्प की भंडारित ऊष्मा क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, तो पृष्ठीय ताप पर एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। क्रायोजेनिक्स का संबंध किससे है? तो क्रायोजेनिक का संबंध जो है निम्न ताप का मतलब होता है क्रायोजेनिक। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्मा का कुचालन। बैड कंडक्टर है लकड़ी, कांच और वायु क्या है? ये आप बताओगे। बैड कंडक्टर यानी कि इसमें ऊष्मा बहुत आसानी से नहीं जल पाती है। पारे में ऊष्मा का संचरण होता है तो चालन द्वारा जो है। पारा अपने आप में क्या है? धातु है, तो इसलिए चालन द्वारा ही होगा। सेल्सियस पैमाना पर केल्विन पैमाना का संबंध होता है। के बराबर ये सी प्लस 273 हो जाएगा। तो केल्विन निकालना हो तो सी का मान यहाँ रख देंगे, तो प्लस 273 करेंगे तो आपका केल्विन का मान निकल आएगा। ऐसे पदार्थ जिनमें विशेष परिस्थिति में विद्युत प्रतिरोध शून्य होता है तथा विद्युत के पूर्ण चालक होते क्या कहलाते हैं? तो अतिचालक होते हैं। अब बात करते हैं जल के किसी द्रव्यमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर उसके आयतन घटने के बाद फिर बढ़ते हैं। देखिए यदि किसी द्रव को पहले 0 से डिग्री सेल्सियस 10 ग्राम तक, क्योंकि अब पहले क्या होते हैं आप बताओगे? पहले घटते क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का घनत्व अधिक होता है, पहले घटता है फिर आयतन बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? एक समान ताप को बनाए रखना ही थर्मोस्टेट का कार्य है। 1000 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के जल द्वारा उत्पन्न जलन, यहाँ पर जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा उत्पादित होती है। क्योंकि इसमें जल में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, आप साफ साफ कह सकते हैं। तेज हवा वाली रात्रि की इसमें ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की क्या होती है? दर तेज हो जाती है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित केवल आर्द्रता एवं तापक्रम ही नियंत्रित करता है। जब जल में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु जो होते हैं पहले बढ़ेंगे तथा घटेंगे। देखिए क्या होता है? क्वथनांक बिंदु तो क्या होता है? बढ़ जाएगा, लेकिन हिमांक यानी कि जमने की बिंदु क्या होती है? घट जाती है। ये चीज़ आती है। जब कोई अशुद्धि या नमक मिलाया जाए तो क्या हो? पानी उबल जल्दी जाता है लेकिन जमता नहीं है जल्दी। इसीलिए चलते हैं। पानी से भरी डॉट लगी बोतल टूट जाती है क्योंकि जमने पर जो है जल का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इनमें न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी या बैक्टीरिया क्या होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। जब बर्फ पिघलती तो उसका आयतन घट जाता है, जबकि पानी जब जमता है तो आयतन उसका बढ़ जाता है क्योंकि जल के जमने पर उस जगह ज़्यादा घेरता है। गर्म करने पर तरल का घनत्व क्या होता है? तरल का घनत्व गर्म करने पर घट जाता है। संपीड़ित गैस को छोड़ने पर कमरा ठंडा किया जा सकता है। कहते हैं कंप्रेस्ड गैस को अंदर छोड़ा जाए तो कमरा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यदि तापमान बढ़ेगा हवा वायुमंडल में तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब ठंडी होती है हवाएं तभी पानी की बरसात करते हैं। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक में प्रयुक्त के नापता है उसे विकिरण तापमापी कहा जाता है। इसे पायरोमीटर भी कहा जाता है। स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल तथा हिमरोधी के तौर पर प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। एल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतम होता है। पृथ्वी उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक होती है। चलते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अपारदर्शी चमकीला ताप के मान को पढ़ने या आसानी होती है और यह कांच में चिपकता नहीं और ना ही वाष्पित होता है। अतः इसीलिए क्यों मापा जाता है पारे से? तो आप सबसे बड़ी बात यह अपारदर्शी चमकीला तथा ताप के मान को पढ़ने में आसानी होती है और यह कांच में चिपकता नहीं और ना ही वाष्पित होता है। इसी कारण से पारे का प्रयोग किया जाता है। ठंडे प्रदेशों में 40 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। वहां पर पारे की जगह एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि एल्कोहल जो -115 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। तो प्यारे साथियों अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उष्मा के बाद आपका आता है, उष्मा के बाद आपका नवा टॉपिक क्या आता है? गति आता है। गति देखने के बाद देखिए कुल कितने चैप्टर आपको मैं पूरा दिखाता हूँ। तो गति के बाद बल, ऊर्जा, भार और पदार्थ, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। 10 मिनट में सब खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सा गति पढ़ने के बाद सभी चैप्टर छोटे ही मिलने वाले हैं आपको।
वैसे मैं गति इसी में कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में जो हम गति को करवाएंगे, गति और गति से लेकर और जितने भी टॉपिक बचे हैं इन सबको करवाऊंगा। तो जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लें। फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। लेसन से गिरती हुई लिफ्ट में व्यक्ति आप अपने आप को कैसा हल्का, लेकिन यही कहा जाए, एक समान गति से चल रही लिफ्ट जो है नीचे गिर रही है तो क्या महसूस होगा? तब भी हल्का ही महसूस होगा। ये चीज आपको याद करके रखना। नेक्स्ट है, देखिए, समान चाल से चलती हुई वस्तु, यदि समान चाल से चलती हुई वस्तु तो उसका त्वरण क्या होगा? यदि समान चाल होगा तो त्वरण शून्य। त्वरण मतलब होता है कि हमेशा प्रति सेकंड जो भी एक समान गति से बढ़े उसी को त्वरण कहते हैं। जैसे मान लो कि 5 पर सेकंड से बढ़ रही है तो हर सेकंड उसकी स्पीड 5 पर सेकंड बढ़ेगी। 3 सेकंड बाद कहा जाए तो 15 पर सेकंड स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ समान चाल से कहा जाए तो उसकी त्वरण क्या होगी? आप बताओगे, शून्य हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, परिक्रमा के दौरान उपग्रह जिस बिंदु पर पृथ्वी के सबसे निकट होता है उस बिंदु को पेरिजी कहा जाता है। आप बताओ, पृथ्वी जो है के निकट जब होता है कोई उपग्रह तो उसे क्या कहा जाता है? सबसे निकट जब होता है उसे पेरिजी कहा जाता है। पेरिजी, पेरिजी क्या है? जब पृथ्वी के सबसे निकट कोई उपग्रह होता है परिक्रमा के दौरान उसी को पेरिजी कहा जाता है। अब बात करते हैं, किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी, किसी इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहा जाता है? तो वेग कहा जाता है। और वही बात है, कैपलर के प्रथम नियम में क्या बात किया था, कहा गया था कि अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में तक चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तथा सूर्य ग्रह की कक्षा एक फोकस बिंदु पर स्थित है। यानी सूर्य क्या है? किसी की भी चक्कर नहीं लगाता, एक जगह स्थिर है और सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये बात किसने बताया? कैपलर ने। जबकि कॉपरनिकस ने कहा था कि जो है सूर्य सभी ग्रहों का चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह का वेग क्या होता है? आप बताओगे, अधिकतम होता है। ग्रह का वेग अधिकतम होता है। बात करते हैं, देखिए वन लाइनर फॉर्म में आपको बहुत, जब सूर्य के समीप होता है वेग अधिकतम कब होगा? जब सूर्य के समीप होगा कोई ग्रह। अब बात है, सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित ग्रह का परिक्रमण काल अधिक होगा। यानी कोई ग्रह दूर है तो उसका परिक्रमण काल स्वतः है कि भाई दूर से चक्कर लगाएगा तो परिक्रमण काल उसके परिक्रमण, यानी यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ दूसरा ग्रह, तो अब बताओ परिक्रमा जब करेगा तो बहुत दूरी से करेगा। अब यहाँ कोई ग्रह तो उसको परिक्रमण काल नजदीक ही होगा, छोटा होगा। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अब बात कर सकते हैं, कोई निकट है तो उसका परिक्रमण काल कम होगा। पृथ्वी के अपने पर घूर्णन गति किस प्रकार घूमना क्या कहलाता है? तो घूर्णन गति कहलाता है। अब बात करते हैं, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो बताओ, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? बताओ, कैपलर ने। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग परिवर्तन की दर को आप बताएंगे त्वरण कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जहाजों की गति किसमें? तो आप बताओ, नॉट से नापते हैं। वही तोप से छोटे गोले का पथ कैसा होता है? बताओ, परवलयाकार होता है। कैसा? अब बताओगे परवलयाकार। लेकिन न्यूटन की पुस्तक का क्या नाम था? आप बताओगे प्रिंसिपिया था, जिसमें इन्होंने गति के नियम को प्रतिपादित किया था। जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तब ग्रह का वेग क्या होता है? बताओगे कम होता है। ग्रह का वेग अब बताओगे कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, उसी को न्यूटन का तृतीय नियम कहा। जैसे बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर जो है झटका लगना है, क्या होता है? क्रिया के प्रति, रॉकेट का आगे बढ़ना और रॉकेट के पार्ट का जो है पीछे बढ़ना, ये सब क्रिया प्रतिक्रिया के नियम है। अब आता है, पृथ्वी के पलायन वेग कितना? आप बताओ कि 1.2 मीटर पर सेकेंड होता है पलायन वेग। नहीं, यहाँ पर आपको पृथ्वी का पलायन वेग जो है 11.2 मीटर, यहाँ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए, 1.2 लिखा हुआ है, यहाँ पर गलत लिखा है। पृथ्वी पर, अच्छा पृथ्वी पर कहा गया है, पृथ्वी पर पलायन वेग। अब बात करते हैं, 25 ग्राम पिंड के लिए पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 होता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आपको याद करके रखना है। 40 या कोई भी आप बताए, कोई भी, तो आप बताओ 11.2। और यहाँ पर भी 11.2 ही आपको याद करके रखना है। अब बात करते हैं, अब केंद्रीय बल के बिना वस्तु के कण वृत्ताकार पथ पर गति संभव नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, अभी केंद्रीय बल का उदाहरण कौन है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, इलेक्ट्रॉन के नाभिक
कि चारों ओर घूमना, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल के साथ कुछ नहीं, जब बल क्या हो केंद्र की ओर लगे हो। देखिए चौराहा पे ऐसे घूमते हैं तो हम ऐसे किसी पर जब मोड़ पे मुड़ते हैं तो क्या करें, अंदर की ओर झुक जाते हैं। अंदर की ओर झुकना ही क्या कहलाता है, अब केंद्रीय बल के कारण ही जो है हम मुड़ पाते हैं। अब बात करें कपड़े सुखाने की, अब केंद्रीय बल, जब बल बाहर की लगी हो। आप देखते हैं कपड़ा सुखाने वाली पानी बाहर की ओर दूध की मथनी जो होती है उसमें भी देखिए दूध मक्खन जो है बाहर की ओर छिटकता है। तो जब बल बाहर की लगे हो तो उसे आप केंद्रीय बल, अंदर की ओर लग रहा हो तो आप बताओगे अभी केंद्रीय बल। अब बात करते हैं ड्राई क्लीनर मशीन, सर्कस के मौत के कुएं। देखिए सर्कस में मौत के कुएं यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ सर्कस के मौत के कुएं में जो है अभी केंद्रीय बल लगता है, ना कि अब केंद्रीय बल लगता है। प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है आप बताओ। परवलय तोप से छोटे गोले, ईंधन समाप्त हो जाने पर रॉकेट की गति, हवाई जहाज गिराए जाने पर बम की गति, और छत पर खड़े होकर क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद की गति जो है, और बल्ले द्वारा टकराई गई गेंद की गति कैसी होती है, तो बताओ प्रक्षेप गति होती है। नहीं खुद के जगह पे घूम रहा हो और उसके बाद आगे चल भी रहा हो, उसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। इन सब की चर्चा आपको समझ में होगा इतने सारे उदाहरण के बाद। अब घूर्णन गति क्या है, पृथ्वी अपने अपने अक्ष पर घूमना, लट्टू का नाचना। और देखो लट्टू नाचता है, अपने धुरी पर भी घूमता, घूम घूम के अपना जगह भी बदलता रहता है। और पंखे के ब्लेडों की गति करना, ये सब क्या हो जाएगा आप बताओगे, घूर्णन गति हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यदि हम गेंद को छत के नीचे गिराएं तथा ठीक उसी समय दूसरी गेंद को नीचे क्षैतिज दिशा में फेंकें तो दोनों गेंद पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर परंतु एक साथ पहुंचेगी। अलग अलग स्थान से फेंकेंगे लेकिन एक साथ ही गिरेंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट है, तोप से छोटे गोलों का गमन तथा पथ को प्रलयाकार होगा, परंतु बहुत दूर तक मार करने वाली मिसाइलों का गमन पथ जो है प्रलयाकार नहीं होगा। ये चीज देखिए, तोप नजदीक में मारी जाती है कि मिसाइलों का प्रलयाकार मतलब होता है ऐसे ऐसे करते हुए, लेकिन जाए सीधे ही। आपने देखा होगा कभी गोली छोड़ती तो ऐसा लग रहा है नाच रही हो, थोड़ा सा स्पेस लेके नाचती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है, पिंड की अधिकतम परास यानी रेंज प्राप्त, अधिकतम दूरी पर कोई चीज़ फेंकना है तो आपको 45 डिग्री का कोण बनाना, लेकिन आपको अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना है तो आपको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा कोण पृथ्वी से। यदि कोई पिंड ठीक पृथ्वी के बजाय तल के कुछ ऊपर उठाकर फेंका जाए, पृथ्वी के अधिकतम परास क्या होगी तो बताओ 45 डिग्री। कुछ छोटे कण का फेंकना चाहिए। अब बात है भाला फेंक की बात कर लेते हैं। भाला फेंक, चक्का फेंक कि खिलाड़ी जो है कितने अंश का कोण बनाते हैं बताओगे, 45 अंश। छोटे कणों को फेंकने के लिए 45 अंश, लेकिन वही ऊंचाई पे फेंकने के लिए आप बताओ 90 अंश का कोण बनाना होगा सबसे अधिकतम ऊंचाई के लिए। क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से घूमती हुई वस्तु की चाल जो है गतिज ऊर्जा नियत रहता है। क्षैतिज वृत्त में घूमने वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा प्रत्येक स्थान पर जो है क्या होती है आप बताओगे, प्रत्येक स्थान पर समान रहती है। और वही बात करते हैं, ऊर्ध्व वृत्त में घूमने वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा प्रत्येक स्थान पर भी क्या कहती है, समान नहीं रहती है। ऊर्ध्व मतलब ऊंचाई वाली और क्षैतिज मतलब नीचे की तरफ होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है, एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। कण के त्वरण की दिशा सदैव उस वृत्त की केंद्र की होती है, यानी कि कोई वृत्ताकार लाता तो वो उसका झुकाव हमेशा किसकी तरफ रहेगा बताओ, केंद्र की तरफ ही रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए, एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। पथ के प्रत्येक बिंदु पर कण के वेग की दिशा क्या होती है आप बताओगे, स्पर्श रेखीय होती है। अब बताए सापेक्षता का विशेष सिद्धांत के बारे में बात चर्चा कर लेते हैं। के अनुसार किसी भी कण का द्रव्यमान एक प्रेक्षक के संबंध वेग की बढ़ोतरी को साथ, यानी कि वेग क्या होता है बढ़ता रहता है, इसका मतलब यह सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों के स्थानांतरीय तथा घूर्णनीय गति दोनों होता है, स्थानांतरित तथा घूर्णन दोनों होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है तो आप बताओगे, बल है। गति हमने देख लिया यानी मोशन, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, बल देखेंगे। सेकेंड चैप्टर आपके सामने दिख रहा है बल यानी फोर्स। वैसे आप जानते हैं न्यूटन की गति की प्रथम नियम से क्या मिलता है तो बताओ, बल की परिभाषा मिलता है। और वहीं आप बता दें बल का सूत्र जो है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से मिलता है। देखिए न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या मिलता है, बल का व्यंजक। अब बल का व्यंजक क्या है, F बराबर m। F ये लिखा है यहाँ पर, आपको F ही केवल याद करना है, F फादर बराबर माँ याद कर लीजिए। तो बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर m होता है, यानी बल बराबर जो है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बलों के प्रकार कौन से, प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। चारों प्रकार के बलों को हम चर्चा कर लेते हैं।
पहला आप क्या है, आप बताओगे गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, और तीसरा क्या नाभिकीय या नाभिकीय बल को प्रबल बल के नाम से जानता है, और तीसरा चौथा क्या बताओ दुर्बल बल। तो बल कितने प्रकार आप बताओगे, 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल और उसके बाद दुर्बल बल। बल के प्रकार आप बताओगे 4। अब बात करते हैं गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल सबसे कमजोर या क्षीण बल है, जबकि नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल है। ये दोनों क्वेश्चन आपको रट लेना है। सबसे दुर्बल बल कौन है, अब बताओ गुरुत्वीय बल, लेकिन सबसे जो है मजबूत बल है प्रबल बल कौन है, तो बताओ नाभिकीय बल है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है न्यूटन के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्व अब यदि 1 किलोग्राम के दो पिंड को 1 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनके मध्य जो है 6.67 × 10⁴ न्यूटन का बल लगेगा। यह बल बहुत कम होने के कारण इसका अनुभव हम क्या है नहीं कर पाते हैं, बहुत कम होता है, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल को सबसे जो है कमजोर बल कहा जाता है। अब बात करते हैं गुरुत्व बल। पृथ्वी के प्रत्येक वस्तु पर अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है उसी को गुरुत्व बल कहा जाता है। उस बल को पृथ्वी का गुरुत्व बल कहा जाता है। जो जिससे आकर्षित करती है उसी को क्या बोला जाता है, गुरुत्व बल कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय बल, ये बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल है। परास अधिक होती है, इनकी परास क्या होती है यानी रेंज बहुत अधिक होती है। किसकी आप बताओ, विद्युत चुंबकीय बल की। प्रबल बल या नाभिकीय बल की चले, इसकी अधोलक परास देते 10⁻15 मीटर की कोटि बल होती है। इससे प्रबल बल के नाम से जाना जाता है। दुर्बल बल अत्यंत लघु परास वाला अधिक सबसे कम रेंज वाले बल को बोलते हैं दुर्बल बल के नाम से। अब बात करते हैं घर्षण बल। रोड पे गाड़ियां चलती हैं, ये घर्षण बल की ही देन है। किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा की क्या होती है, आप बताओगे विपरीत होती है। घर्षण बल परस्पर संपर्क में आने वाली सतहों की प्रकृति पर निर्भर करती है, परंतु उनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। ये चीज याद करके रखना है। क्या कहा, घर्षण बल संपर्क आने वाली सतहों की प्रकृति पर निर्भर करती है, लेकिन उनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। बात करते हैं घर्षण बल के लाभ क्या है। घर्षण बल के कारण ही गाड़ियां चल सकती हैं। घर्षण बल के कारण ही जो पृथ्वी पर सतह पर चलते दौड़ते सीधा खड़ा होना संभव है। जहां पर देखो चिकना सतह होता है, हम सड़क के गिर जाते हैं। माचिस की तीली को माचिस की सतह पर रगड़ने पर घर्षण बल के कारण ही जो है माचिस की तीली जल जाती है। बात करते हैं गाड़ियों के ब्रेक जो है घर्षण बल के कारण ही कार्य करते हैं। घर्षण बल की हानि क्या होती है आप बता दूं, टायर घिस जाते हैं, जो घर्षण बल के कारण ही टायर घिसते हैं। जूते घर्षण बल के कारण ही घिस जाते हैं। लेकिन भाई घर्षण बल नहीं होगा तो चलोगे कैसे, तो थोड़ा बहुत तो डेमेरिट्स होंगे। स्नेह क्या का प्रयोग, स्नेह क्या है, तेल गिरीस आदि का प्रयोग बाल बेरिंग में प्रयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए। अब बात करें पहियों के टायरों में छोटे छोटे खांचे बनाए जाते हैं घर्षण बल को बढ़ाने के लिए। अब देखा जो गोटी बनाई जाती है टायरों में कि फिसले ना, वो घर्षण बल को ही मेंटेन है। अब उत्तोलक यानी लीवर की बात कर लेते हैं। उत्तोलक एक सरल मशीन है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करती है। जैसे चिमटा, घिरनी, चिमटा देखो घिरनी और सरौता। आप बात करते हैं कैंची, प्लास, साइकिल, ब्रेक, डंडी, तराजू, हैंडपंप, ये सब क्या है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। अब बात करते हैं सरौता, नींबू निचोड़ने मशीन, कूड़ादान, पहिया, कब्जे वाली तो दरवाजा, ये सब क्या है द्वितीय श्रेणी को उत्तोलक हैं। अब बात करते हैं चिमटा, मनुष्य का हाथ, ये सब क्या है आप बताओगे तृतीय। आप इनको कि उत्तोलक हम फिर से एक चित्र के द्वारा देख लेते हैं। उत्तोलक क्या है, एक साधारण मशीन है जो दंड से मिलकर बना होता है एवं स्वयं एक बिंदु या घूर्णन करने में सक्षम होता है। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, आपने देखा है। कौन, भार, शक्ति और आलम के संबंधों की स्थिति पर निर्भर करते हैं। तीनों प्रकार आप देखें। प्रथम उत्तोलक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमने दिखाया भी कौन कौन से आते हैं, लेकिन क्या क्या उसमें कैसे कैसे पहचानेंगे। आपने देखा होगा कि अभी मैं इसको चित्र के द्वारा देखिए, बीच में क्या है आयाम में पीछे भार लगता है। कैंची में आप देखो पीछे भार लगता है। घिरनी कहाँ लगी, जहाँ आयाम किसे कहते हैं, तो जहाँ घिरनी लगी होती है। अब वो कैंची में घिरनी कहाँ लगी होती है, बीच में लगी होती है। और आगे जैसे आप कैंची में कपड़ा लगाते हो तो कपड़ा कहाँ आगे लगाते हो तो भार ये हो गया, और शक्ति यहाँ से पीछे लगाते हो। अभी मैं कैंची दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा सब चीज़ें। उदाहरण के तौर पर देखिए कैंची है, झूला है, नाव है, एक पतवार है, गुलेल है। आप
इन सबको समझ सकते हैं। अभी देखिए, अभी मैं चित्र दिखाऊंगा तो आपको आसानी समझ में आएगी, कैंची वगैरह वाला। अब देखिए नेक्स्ट है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन से हैं? भार, शक्ति, आलम के बीच होता है। भार किसके? शक्ति और आलम। देखिए भार किसके किसके बीच होता है तो बताओगे? शक्ति और आलम आयाम के बीच होता है। अब बात कर देखिए भार, अब यह देखिए कूड़े वाली गाड़ी है, यहाँ पर भार लादा जाता है। और आयाम जहाँ के घिरनी जहाँ पर घूमता है, देखिए टायर आगे लगा तो घूमेगा यहीं पर। और शक्ति यहाँ से जो है कूड़े ले जाने वाले वक्त यहाँ हत्था पकड़ के आगे लेके जाता है। अब बात करते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में। आप देखिए तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में देखिए क्या है, भार जो है क्या गया, शक्ति आलम, शक्ति जो है आलम और भार के बीच होता है। यहाँ बीच में शक्ति होता है और आप इसमें देखिए चिमटा में आप देखिए बीच में आप बल लगाते हो। और भार जो होता है क्या आप बताओगे? आगे। जबकि घिरनी कहाँ होती घूमने वाली आप बताओगे? देखिए चिमटे में आप घिरनी लास्ट में होती है। अब मैं चित्र को आपको सामने ला रहा हूँ, जी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बीच में क्या होती है, इसमें घिरनी लगी होती है। और ये क्या है आप बताओगे? यहाँ पर बल लगाते हैं, इसे शक्ति कहा जाता है। और यहाँ पर क्या होता है? भार होता है। जहाँ पर आप बताओगे क्या होता है बताओगे? बीच में घिरनी होती है, इसे बोलते हो आलम। जहाँ आलम तो इसे क्या बोलते हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। अब इसी प्रकार आपने ढेर सारे एग्जाम्पल वहाँ पर देखे, तो इसी प्रकार आप आसानी से पढ़ सकते हो। अब चलते हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है एनर्जी का है। अभी आपने जो है बल देखा है एनर्जी के चैप्टर से। तो देखिए किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं आप बताओगे? उसकी ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा एक प्रकार की किस प्रकार की राशि आप बताओगे? सदिश राशि हो। और ऊर्जा किस प्रकार की आप बताएंगे? अदिश राशि। इसका मात्रक क्या होता है बताओगे? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और वहीं तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, बधी बांध बनाकर इकट्ठा की गई जल में ऊर्जा, चाबी वाली घड़ियों में स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, तनी हुई धनुष की डोरी में निहित ऊर्जा, किसी भी दबे हुए गेंद में निहित ऊर्जा, ऊंचाई पर अवस्थित पिंड में निहित ऊर्जा। देखिए जैसे ऊंचाई से गिरता है बहुत तेज स्पीड से जो आता है, तो इसमें सब में कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। और एक गतिमान गोली में, गतिमान वाहन में, चलते हुए थोड़े में, बहते हुए जल में, बहती हुई हवा में किस प्रकार की ऊर्जा होती है आप बताओगे? इसमें गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। बता दें ऊर्जा संरक्षण के नियम को देख लेते हैं प्यारे साथियों। ऊर्जा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ऊर्जा ना तो क्या निर्माण की जा सकती है ना ही विनाश की जाती है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है? परिवर्तित ही किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। अब बात करते हैं, देखिए द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता मास एनर्जी इक्विवेलेंस की बात करते हैं। आइंस्टीन ने द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य संबंध स्थापित किया था। उनका सूत्र क्या था? E बराबर mc²। E का मतलब क्या था? ऊर्जा। M का मतलब क्या है? द्रव्यमान। और C का मतलब क्या था? प्रकाश का वेग। अब ये सिद्धांत किसने दिया था आप बताओगे? आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। गुरुत्वीय त्वरण की बात करते थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर लेते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ पर आप बताओ? ध्रुवों पर। सबसे कम कहाँ होता है बताओ? भूमध्य रेखा पर होता है। पृथ्वी तल पर ऊपर से नीचे जाने पर गुरुत्व का मान क्या होता है? घटता है। ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता ही है। अब बात करते हैं, पृथ्वी तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? बदल जाता है। वही गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है बताओगे? गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति किलोग्राम या न्यूटन प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब बात करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के आकार, रूप, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता। किस पर नहीं? तो बताओ गुरुत्वीय त्वरण आकार, रूप, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले ले, या तो आप लिखना चाहें तो लिख ले। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक आप क्या देखने जा रहे हैं तो आप बताओगे भार यानी वेट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो बने रहें। अब भार क्या होता है आप बात जान ले। पृथ्वी की पर वस्तुओं के भार सबसे अधिक कहाँ पर होते हैं तो बताओगे? ध्रुवों पर होते हैं। जहां गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है वहीं भार भी अधिक होता है। पृथ्वी पर वस्तुओं का भार सबसे कम आप बताओगे? भूमध्य रेखा पर होता है। कृत्रिम उपग्रह में भार हिस्सा की स्थिति बनी रहती है। अब बात करते हैं, चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का कितना होता है तो बताओ? 6वां भाग हो, यानी कि यहाँ पर आप 60 किलो कहे तो चंद्रमा पे जाके आप 10 kg के ही हो जाओगे, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम है। अब बात करते हैं, पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर वस्तु का भार क्या होती है? वृद्धि होगी।
अब बात है पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ने पर वस्तुओं के ध्रुवों पर अतिरिक्त हर स्थान पर वस्तुओं का भार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कहा जाए पृथ्वी के घूर्णन की गति जब बढ़ जाए तो वस्तुओं का भार जो है कहाँ पर, ध्रुवों के अतिरिक्त हर जगह जो है कमी ही हो जाएगी। ये चीज़ें आपको याद रखना है। पृथ्वी की घूर्णन गति कम होने पर ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक जगह पर वस्तुओं की भार क्या होगी, वृद्धि होगी। तीनों को आपको याद कर लेना है प्यारे साथियों। पृथ्वी का भार का मान अंश के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है हमेशा जो है। जैसे आप किसी भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहीं पर जाएंगे तो परिवर्तित होता रहेगा। लिफ्ट के ऊपर जाने पर वस्तु का भार क्या होता है, आभासी भार बढ़ जाता है, और वहीं नीचे जाने पर क्या होता है आप बताओगे, घट जाता है। देखिए नीचे जाने पर क्या है, घट जाता है या कम हो जाता है। दुर्घटनावश लिफ्ट की जो है वो जंजीर टूट जाए तो भारहीनता महसूस होता है, यानी कि अपने आप को शून्य जैसे लगता है कि हमारा कोई भार ही नहीं है। अब बात करते हैं लिफ्ट एक समान से चाल ऊपर या नीचे जाती है तो वस्तु की आभासी भार क्या होती है, एक समान चाल की तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जंग लगने पर लोहे में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार। अब सरल लोलक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कृत्रिम उपग्रह में लोलक घड़ी कार्य नहीं कर सकती है। लोलक घड़ियां कहाँ पर, तो कृत्रिम उपग्रह में कार्य नहीं कर सकती है। आवर्त काल का मान लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब बात करते हैं चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्त काल का मान क्या होता है बताओगे, बढ़ जाता है। कृत्रिम उपग्रह में लोलक घड़ी का आवर्त काल क्या होता है बताओ, अनंत होता है। अब बात करें कोई लड़का झूला झूलते झूलते खड़ा हो जाए तो झूले का आवर्त काल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वही गर्मियों में लोलक की घड़ियां सुस्त हो जाती क्योंकि गर्मी कारण से उनकी तार में वृद्धि हो जाती है। सर्दियों में लोलक घड़ियां क्या होती हैं, तेज चलने लगती क्योंकि लोलक की लंबाई क्या होती है बताओगे, घट जाती है। उस समय बढ़ जाएगी तो इसलिए जो है घोड़े कम समय को बताने लगती है। और वही बात करते हैं सर्दियों में लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, इसीलिए घट जाता है। घड़ियों में लोलक घड़ी का आवर्तकाल क्या हो जाता है, गर्मियों में लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाता है। दोनों को याद करके रखना है। अब इसके बाद जो है हमारा टॉपिक होगा कौन सा, आप बताओगे। भार के बाद आता है पदार्थ के गुण। रहा है कि पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण में हम पहले क्या देखेंगे, आप बताओ डेंसिटी यानी घनत्व। देखिए द्रव्यमान की प्रति एकांक आयतन को क्या कहा जाता है आप बताओगे, घनत्व कहा जाता है। अब घनत्व किसका, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान अपान आयतन होता है। आगे बात करते हैं, सब चीज़ों को बहुत फास्ट रिवाइज करना क्योंकि पूरे एक वीडियो में आपको पूरा जो है फिजिक्स कंप्लीट करा रहा हूँ। अब बात होती है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप बताओगे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, किसका, घनत्व का मात्रक है। अब बात करते हैं अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, वस्तु का घनत्व जब अपान 4 डिग्री सेल्सियस में जल का घनत्व को ही क्या कहा जाता है, अपेक्षिक घनत्व का। लेकिन इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, ये चीज़ें आपको कंसीडर करके देखिए, कोई मात्रक नहीं होता है। ये क्या है आप बताओगे, अनुपात है यानी रेशियो है। अपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है, अपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं, अपेक्षिक घनत्व को किस यंत्र से नापा जाता है आप बताओगे, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। वही दूध की शुद्धता को किससे, लैक्टोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। जबकि लोहे के घनत्व को क्या है, लोहे का घनत्व जल के घनत्व क्या होता है बताओगे, अधिक होता है। देखिए कहा गया है कि लोहे का घनत्व क्या है, जल के घनत्व से अधिक होता है। इसीलिए पानी में क्या है, लोहा डूब जाता है। लेकिन पारे के घनत्व से कम होता है, इसीलिए पारे पे क्या होता है, लोहा तैरता रहता है। देखिए इसमें किसका डिस्क्रिप्शन, किंतु पारे में तैरता रहता है। क्या रीजन है, जिसका घनत्व कम होगा वही ऊपर तैरेगा और जिसका घनत्व अधिक होगा वो पानी के या उस तरल के नीचे चला जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, जबकि न्यूनतम जबकि आयतन क्या होता है उस समय, जब भी घनत्व उच्चतम होगा तो आयतन निम्नतम होगा। हमेशा इनके बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। अब बात करते हैं किसी बर्तन में जल भरा है, उस पर बर्फ तैर रही, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बर्तन के जल पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात पहले के समान रहता है क्योंकि वो अपना स्थान पहले ही घेर लेता है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, इसीलिए बर्फ तैरता रहता है। जिसका भी घनत्व कम होगा वही तैरेगा, इसलिए बर्फ जो है जल पे तैरती रहती है, जबकि बर्फ जल में तैरती रहती है। और बर्फ जल में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग क्या होता है,
यदि कहा जाए कि बर्फ जब तैरता है उसका कितना भाग आप बताओगे ऊपर रहता है, तो आप बताओगे 1/10वां भाग रहता है, यानी कह सकते हो 10वां भाग रहता है। समुद्री जल का घनत्व तो जो है साधारण जल से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए समुद्री जल में तैरना आसान होता है। अब यही घनत्व के बारे में आगे चर्चा करते हैं। स्वर्ण जो होता है, सोना पारे में डूब जाता है, क्योंकि सोने का घनत्व जो है पारे के घनत्व से अधिक होता है। जिसका घनत्व अधिक होगा वो डूबेगा, जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर रहेगा। इसको आपको गांठ मार लेना है। ऑस्मियम धातु का सर्वाधिक घनत्व यानी कि 22.61 ग्राम प्रति सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है, इसलिए वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा भारी होता है। क्यों? क्योंकि उसका ओस्मियम का घनत्व सबसे अधिक होता है। इसी कारण से अब बात करते हैं, जब नाव समुद्र में जाती है तो थोड़ा ऊपर उठ जाती है, क्योंकि विपरीत जबकि कोई नाव समुद्र की नदी में जाती है तो थोड़ा सा दब जाती है। क्या रीजन है? समुद्र में नदी की तुलना में नाव पर अधिक बोझ रखा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दाब के बारे में। बात करते हैं पदार्थ के गुण क्या क्या है। दाब भी है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। इसका एक सही मात्रक क्या होता है, आप बताओगे न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, तथा इसका एक और मात्रक भी है, पास्कल भी है, इसी को पास्कल भी कहा जाता है। दाब एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि, इसकी कोई भी दिशा नहीं होती। एक पास्कल एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, जबकि एक बार और दाब का मात्रक भी क्या होता है, बार भी होता है। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक एक चीज आपको याद करके रखना प्यारे साथियों। रेल की पटरियां चौड़े स्लीपरों पर बिछाई जाती हैं, जिससे रेलगाड़ी की भार के कारण दाब कम हो जाए। अब बात करते हैं द्रव चालित प्रेस यानी द्रव चालित ब्रेक, द्रव चालित द्वार इत्यादि पास्कल सिद्धांत पर चला जाते हैं। जहां पर प्रेशर के द्वारा खुलता है कोई चीज, वहां पर क्या पास्कल का सिद्धांत ही लगेगा। वायुमंडलीय दाब का मात्रक के बारे में बात करेंगे, वायुमंडलीय दाब के बारे में बात करेंगे। यदि बैरोमीटर में पारे का पाठ्यांक अचानक एकाएक गिर जाता है तो इसका अर्थ है कि आंधी तूफान आने वाला है। लेकिन धीरे धीरे ऊपर उठता है तो इसका मतलब क्या है, मौसम साफ होगा। क्योंकि सूर्य देखिए धीरे धीरे ऊपर उठता है दिखाई देता, तो ऐसे याद करें, धीरे धीरे जब ऊपर उठेगा तो इसका मतलब क्या होता है, मौसम साफ होगा। अब बात करते हैं धीरे धीरे यदि नीचे गिरे तो इसका मतलब होगा पानी बरसने की संभावना होगी। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, आप बताओगे अधिक होता है, तभी वो जिंदा रहता, नहीं तो यदि कम हो जाए तुरंत फूट जाएगा। अब बात करते हैं पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, तथा वायुयान में बैठे यात्री फाउंटेन पेन से स्याही उससे बहने लगता है। ये सब क्या होता है जब भी वायुमंडलीय दाब कम होगा। अब बताइए वायुमंडलीय दाब कम होने से आप जानते हैं जब पहाड़ों पे खाना बनाने में क्या होती है, कठिनाई, बहुत देर पकने में लग जाता है। अब दाब का प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। दाब के प्रभाव क्या है, पिघलने पर पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है, उस पर दाब बढ़ने पर गलनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या बात कहा कि जब पिघलने पर आयतन बढ़ेगा तभी क्या है, दाब बढ़ाने पर गलनांक भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे मोम और घी। अब बात करते हैं जो पदार्थ पिघलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से गलनांक क्या होता है, कम हो जाता है। देखिए संकुचित है, वहां पर क्या होते थे, पिघलने पर फैल जाते थे, उन पे क्या होता था बताओ, उनका गलनांक अधिक होता था। अब बात करते हैं क्वथनांक। दाब का मान बढ़ने पर सामान्यतः सभी द्रवों का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने प्रेशर को ऊपर इसी सिद्धांत पे बढ़ करता है कि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा कर दिया जाता है, इसीलिए क्वथनांक उसकी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव के बारे में। बात करते हैं किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई कल्पित रेखा की एक ओर एकांक लंबाई तथा लंबवत तथा पृष्ठ के तल के कार्य करता है। अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है। आप बताएंगे पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक आप बताएंगे न्यूटन प्रति मीटर। जल के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, आप बताओगे गोलाकार होती हैं। पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई जल की सतह पर क्या तैरती है। पृष्ठ तनाव के कारण ही लोहे की सुई क्या होती है, तैरती ही है। अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव का मात्रक आपको याद कर लेना क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। और पृष्ठ तनाव के कारण ये वर्षा की बूंदें क्या होती, गोल होती हैं। और यही देखिए लोहे की सुई जल पर तैरती है, भी आपको बताना पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। अब बात करते हैं अब नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे साथियों, जल
को गर्म करने पर तेल, साबुन या डिटर्जेंट डालकर जल के पृष्ठ का तनाव कम किया जा सकता है और कपड़े भी आसानी से साफ हो जाते हैं। पृष्ठ तनाव मतलब कि उनके बीच गैप ज़्यादा हो जाता है। अब बात तनाव कम हो जाता है। जब द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है बताएंगे, घट जाता है। क्या कहा गया, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, आप बताओगे घट जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जल में नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। देखिए नमक मिलाने पर क्या होता है, किसी चीज़ का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अब बात करते हैं, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। वहीं जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया, जब कहते हैं कि तालाब वगैरह में मच्छर बढ़ जाते हैं तो मच्छर के लार्वा को मारने के लिए क्या किया जाता है, इसी मिट्टी के तेल को छिड़क दिया जाता है कि उसके लार्वा मच्छर में डूब जाते हैं और मर जाते हैं। देखिए इसमें इसको कहा भी गया है, डूबकर मर जाते हैं। अब श्यानता की बात कर लेते हैं। ताप का मान बढ़ाने पर द्रव की श्यानता क्या होती है, घट जाती है। किसी भी आपको देखो उसको गर्म करते हो तो हल्का हो जाता है, यानी जितने गाढ़ा होगा कोई चीज़ उसकी श्यानता अधिक होगी। जैसे आप कहते हैं शहद। अब बात करते हैं, ताप का मान बढ़ाने पर गैसों की श्यानता क्या होती है, बताओ बढ़ जाती है। द्रव की श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल के कारण होती है। ससंजक बल के कारण ही श्यानता होती है। जल और वायु में जल की श्यानता क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि जल देखो आसानी से कहीं चिपक जाता है जबकि वायु देखो उड़ जाता है। अब बात करते हैं, शहद और जल में से शहद की श्यानता अधिक, जो गाढ़ा होगा आप बताओगे उसी की श्यानता अधिक होगी। अब बताइए, गाढ़े एवं पतले द्रव में से गाढ़े द्रव की श्यानता क्या होती है, श्यानता क्या। अभी देखिए आप शहद गिराएं तो बहुत दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन जल की गिराएं तो दूर तक चला जाएगा। इसका मतलब गाढ़ेपन को ही श्यानता कहते हैं। सामान्यतः श्यानता का अर्थ देखिए क्या होता है, बताओगे गाढ़ापन ही होता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल केशकत्व के कारण क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। केशकत्व का कारण ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ससंजक बल तथा असंजक बल की बात करते हैं। ससंजक बल का अर्थ एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, बताओगे ससंजक बल। अब जल के अणुओं के मध्य लगता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ससंजक बल ठोस पदार्थों में क्या होता है, आप बताओगे अधिकतम होता है। ससंजक बल ठोस पदार्थों में अधिकतम। पृष्ठ तनाव का कारण जो है पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है, ससंजक बलों के अधिक के कारण ही होता है। अब बात करते हैं, असंजक बल क्या होता है। दो भिन्न पदार्थों में समान पदार्थों में जो गुण होता है वही क्या कहते हैं, आप बताओ ससंजक बल। लेकिन दो भिन्न पदार्थों की वजह से आप देखिए श्यामपट्ट यानी व्हाइट बोर्ड पर आप मार्कर से लिखते हैं, मार्कर से लिखा जाता है वो असंजक बल, यानी विभिन्न पदार्थों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसे असंजक बल कहा जाता है। जैसे कागज में गोंद या कह सकते हो कागज, ये इसे आप व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से लिखा जाना। अब ऐसे द्रव जो ठोस को गीला नहीं करते उनमें असंजक बल का मान जो है ससंजक बल से कम होता है। जैसे पारा, कांच, दीवार को गीला नहीं कर सकता है, उसमें क्या होता है बताओगे, असंजक बल का मान क्या होता है, कम होता है। ऐसे द्रव जो ठोस की दीवार को गीला कर देते हैं उसमें असंजक बल का मान ससंजक बल से क्या होता है, अधिक होता है। जैसे जल कांच के तल को गीला करता है। अब बात करें चाक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना क्या है, असंजक बल के कारण ही संभव है। देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। अणुओं की उनकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्थानांतरित होना ही विसरण या डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे बात करते हैं, इत्र की खुशबू का फैलना इत्र के अणुओं का वायु के अणुओं के विसरण के कारण होता है। द्रव विसरण गैस की अपेक्षा धीमी गति से होती तथा ठोस में अत्यंत ही धीमी गति सबसे अधिक किसमें स्थानांतरण होता है, बताओ गैसों में सबसे कम होता है, ठोसों में। अब आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उत्प्लावक बल के कारण ऐसा संभव होता है। वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, यही क्या कहते हैं उत्प्लावक बल है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। यानी कि जितना वो डूबती है इसका मतलब उतना ही वो जल हटा रही है। इस नियम में बहुत उपयोग है, जैसे जलयानों पनडुब्बी डिजाइन बनाने के काम आता है। जीवन रक्षक भट्टी, लैक्टोमीटर यानी दुग्ध मापी, हाइड्रोमीटर, इन सब का जो है इसी के आधारित है। आप देखते डूबता नहीं, आपने लैक्टोमीटर डालने में डूबता नहीं, और कहते हैं कि हवाई जहाज इसी कारण से जो है पानी में चलना संभव है। अब देखिए तरल में डूबी हुई वस्तु के दो बल कार्य करते हैं। वस्तु के भार नीचे की ओर एवं
उत्प्लावक बल ऊपर की ओर, उत्प्लावक मतलब होता है ऊपर, उत्प्लावक ऊपर की ओर काम करता है, जबकि वस्तु का भार जो है नीचे की ओर ले जाता है, लेकिन उत्प्लावक बल क्या करता है, उस वस्तु को ऊपर की ओर उठाता है। आपने बाल्टी डाला होगा तो बाल्टी वजन के अनुसार थोड़ा नीचे जाती है, लेकिन उत्प्लावक बल उसको ऊपर फेंकता रहता है। यदि वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है तो वस्तु डूब जाएगी। कब? यदि वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है तो क्या हो जाएगी, वस्तु डूब जाएगी। यदि वस्तु का भार उत्प्लावक बल के बराबर है तो वस्तु ऊपर डूबी हुई अवस्था में तैरती रहेगी। डूबी हुई अवस्था में, डूबी तो नहीं, वो तैरती रहेगी। ये चीज़ याद करके रखना है। अब बात करते हैं, यदि वस्तु का भार उत्प्लावक बल से कम है तो उसका कुछ हिस्सा द्रव के बाहर जो है निकल जाएगा और वस्तु तैरती रहेगी। अब देखिए, इस चैप्टर पदार्थ के गुण के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं, आपका रहेगा चुंबकत्व। चुंबकत्व के बाद विद्युत, उसके बाद 15 चैप्टर हमारे खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं चुंबकत्व के बारे में। चुंबक के दोनों सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, दोनों सिरे पर चुंबकत्व, लेकिन जीरो, आप कहते हैं चुंबक के बीच में जो है चुंबकत्व जीरो होता है, जबकि दोनों सिरों पर चुंबकत्व क्या होता है, चुंबक के पकड़ने के गुण सर्वाधिक होते हैं। अब बात करते हैं चुंबक किसके द्वारा बनाया जा सकता है, तो चुंबक लोहा, निकिल, लोहा, इस्पात और कोबाल्ट के द्वारा जो है बनाया जा सकता है। और निकिल कृत्रिम, कहते हैं कुछ पदार्थों में कृत्रिम विद्युत विधियों द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है, उसमें लोहा भी है, इस्पात भी है, कोबाल्ट भी है और निकिल भी जो है, इससे भी लोहा बनाया जा सकता है। अब बताते हैं दोनों ध्रुव पर चुंबकत्व ध्रुव कहा जाता है। चुंबक के किनारे दोनों ध्रुवों को चुंबकत्व ध्रुव कहा जाता है, जबकि चुंबक के मध्य स्थान पर चुंबकत्व सबसे कम होता है। देखिए, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। यदि चुंबक को धागे में बांधकर स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए तो उसकी दिशा सदैव उत्तर दक्षिणी होगी। ये चीज़ें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अस्थायी चुंबक किसके बने होते हैं, आप बताओगे। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बने होते हैं, वहीं अस्थायी चुंबक नर्म लोहे, जबकि परमानेंट चुंबक के स्थायी चुंबक किसके, इस्पात या फौलाद, इस्पात या फौलाद या स्टील कहा जाता है इसी को। ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है किसके बनाए जाते हैं, आप बताओगे, नर्म लोहे के ही बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अब बात, एक लंबी धारावाही क्या कहलाती है, प्रणालिका कहलाती है। और वही चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या, अब बताओ, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, यानी कि। अब बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है, प्लैटिनम, सोडियम, लास्ट में माँ लग जाता है, लेकिन ऑक्सीजन को छोड़ और लगभग सब में जो है यम या माँ लग जाए तो आप बताओगे वहाँ अनुचुंबकीय पदार्थ हो, लेकिन इसमें ऑक्सीजन को आपको याद, यानी कि जो जिसमें विद्युतशीलता कम होती है उसे अनुचुंबकीय कहा जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, तीनों क्या है, बताओ। लौह चुंबकीय जो लोहा को बहुत आसानी से पकड़ते हैं। वही प्रतिचुंबकीय पदार्थ आप जानते हैं जो लोहा को तनिक भी आकर्षित ना करें, चांदी, सोना और जिंक, जल और हाइड्रोजन क्या है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। चुंबकीय तीव्रता का मात्रा क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या क्या होता है, टेस्ला होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चुंबकत्व के बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, आप बताओगे, विद्युत आ जाएगा। अब बात करते हैं विद्युत की। किसी परिपथ के आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, आप बताएंगे, विद्युत धारा कहा जाता है। इसका विद्युत धारा का मात्रक आप क्या बताएंगे, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। यदि किसी परिपथ के 1 एम्पियर की धारा बहती है तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 गुणे 10 की घात कितना, 16 होगी। धारा दो प्रकार की होती है, तो दोनों प्रकार की जान लेते हैं। धारा कौन सी, दो प्रकार, दृष्ट धारा यानी एसी और डीसी, और प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी, दो प्रकार की दोनों धाराओं के बारे में आप जान लेते हैं। ये एक ही धारा में, यानी कि एक सीधी दिशा में करती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा ऐसे एक बार जो है अप एक बार डाउन करती है। आप कभी करंट मारता होगा तो देखिए झटके फेंक देता है, इसी कारण से यह धारा परिणाम तथा दिशा के समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लाटिंग का मतलब क्या है, विद्युत लेपन का। जिस धातु पर परत चढ़ानी होती है उसका कैथोड, और जिस धातु की परत चढ़ानी होती है, जिस पर चढ़ा, देखिए यहाँ जिस पर चढ़ानी हो, जिसकी चढ़ानी होती है उसका एनोड बनाया जाता है। इस क्रिया को में प्रायः सोना, चांदी और तांबे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सामान्यतः तांबा ही प्रयोग, क्योंकि ये दोनों धातुएं बहुत महंगी हैं। विद्युत धारा एक प्रकार का क्या है, अब बताऊंगे, अधिक राशि है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। कौन, ट्रांसफार्मर। एसी को
देखिए एसी को निम्न एसी को उच्च एसी और उच्च एसी को निम्न में बदल देता है। इसका ट्रांसफर का काम है उपचाई अपचाई करना। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता उसे अचालक या कुचालक कहा जाता है। जिसमें विद्युत नहीं चल सकती उसे कुचालक कहा जाता है। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों की विद्युत प्रतिरोध क्या होता है आप बताएंगे, बढ़ जाती है। अब बात करते हैं अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता क्या होती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता में उल्टा संबंध होता है। अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धियां मिलाने पर भी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा, गैल्वेनोमीटर से भी विद्युत धारा मापा जाता है। अब बात करते हैं हीटर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का। जबकि ट्रांसफार्मर केवल किसमें, एसी वोल्टेज के लिए काम किया था। ट्रांसफार्मर के बारे में बात करता हूँ। अब बात करते हैं ड्राई सेल, शुष्क सेल एनोड का कार्य जो है कार्बन की क्षण करता है। जो शुष्क सेल में एनोड का सेल किसके रूप का बताओ, कार्बन का क्षण का प्रयोग किया था। जबकि शुष्क सेल एक प्रकार का क्या होता है बताओ, प्राथमिक सेल। शुष्क सेल क्या बताएं, प्राथमिक सेल। घरों में लगे बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे आज किस क्रम में आप बताओ, घरों में लगी। और रोड लाइट वगैरह जो है श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। फ्यूज तार जो है गलनांक कम होता है, लेकिन उसका प्रतिरोध क्या होता है, यानी गल प्रतिरोध आप बताएंगे उच्च होता है, जल्द ही वो गल जाता है। आप देखते होंगे कि फ्यूज तार जैसे लाइट ज़्यादा आती है तुरंत गल जाता है, इसीलिए उसका गलनांक कम, लेकिन प्रतिरोध रोक रखने की क्षमता अधिक होती है। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। आप बताओ कि दिष्टकारी द्वारा बदला जानते हैं, रेक्टिफायर द्वारा बदला जाता है एसी को डीसी में। अब आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है बताओगे, अनंत होता है। और घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा का 50 हर्ट्ज में मापी, 50 हर्ट्ज होती है। विद्युत प्रेस का तार किसका आप बताओगे, नाइक्रोम का। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी चर्चा भी हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया है। यदि 1000 वाट के विद्युत बल्ब 1 घंटा जलाया जाए तो 1 यूनिट बल्ब खर्च होगी। ये चीज़ याद करके रखना है। विद्युत सेल के कैथोड का इसके तो बताओ जस्ते का होता है। अब बताओ तड़ित चालक के तांबे का, तड़ित चालक किसका बना होता है बताओगे, तांबे का बना होता है। वही फ्यूज तार जो है किसकी, तांबे, टिन तथा शीशे के मिश्रण का बना होता है फ्यूज तार। अब नष्ट है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट कितने जूल के, 3.6 × 10⁶ जूल के इक्वल होता है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें चालक कहा जाता है। यानी कि विद्युत जिसमें आसानी चल सकती है उसे चालक कहा जा सकता है। चालक पदार्थों का उदाहरण क्या है, धातुएं, अम्ल, क्षार, लवण, जलीय विलयन एवं मानव शरीर में क्या है, विद्युत आसानी से चल सकती है। अचालक पदार्थ कौन कौन से, रबर हो गया, कागज हो गया, लकड़ी, अभ्रक और शुद्ध जल में विद्युत कभी भी नहीं चल सकती। शुद्ध जल आपको याद करना, उसमें भी विद्युत नहीं चल सकती है। अब आते हैं पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता एवं अचालक दोनों पदार्थ के बीच की होती है उसे अर्धचालक, यानी अचालक भी होता है और चालक भी होता है, उसे अर्धचालक कहा जाता है। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है आप बताओगे, अर्धचालक के रूप में काम करते हैं। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों की विद्युत प्रतिरोध, ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध घट जाती है। अब बात करते हैं विद्युत बल्ब का फिलामेंट या तंतु किसका बताओ, टंगस्टन का बना होता है। परंतु शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श चालक की भांति कार्य करता है। विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है बताओगे, आकर्षण बल होता है। वही बात करते हैं समान आवेशों के बीच क्या होता है, तो इसका उत्तर का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अधिक वाट के बल्ब का प्रतिरोध क्या होता है बताओगे, कम होता है। वही विद्युत लेपन के लिए दृष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है। यानी क्या दृष्ट धारा क्या आता है बताओगे, डीसी का प्रयोग किया जाता है विद्युत लेपन के लिए। अब वही बात करते हैं फ्यूज के परिपथ किस क्रम में लगे होते हैं, फ्यूज किस क्रम में जुड़े होते हैं, तो बताओ श्रेणी क्रम में। विद्युत को जोड़ने की 2 होती है, एक श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। और जितने घर में जो है सामान्य चीज़ें यूज होती हैं, बल्ब, पंखा, ये सब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं ट्यूबलाइट के पारे और आर्गन की वाष्प भरी होती है, जबकि बिजली की खपत को हम किस में, वाटेज में पर मापा जाता है। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।